हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आज के लेक्चर में। फास्ट ट्रैक लेक्चर नंबर 5 ये है फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अंदर मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं आज का आखिरी लेक्चर। इसके अंदर मैं आपके साथ इंटरनेशनल टैक्स को क्लोज करूंगा। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे ट्रांसफर प्राइसिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर काफी चर्चाएं हो गई। और अब हमारा जो कंटेंट है वो बात करता है अबाउट एग्रीमेंट। हम लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर रहे थे दोस्तों, याद है आप लोगों को, एपीए। और उस एपीए के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते थे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 10G। तो बच्चों, आपको याद होगा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की बात जो हमने करी थी, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो हमने किया था, ये रहा। सो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो हमने रूल 10H तक पढ़ा था, है ना। प्रोसेस ऑफ एपीए, रूल 10H। ओके, फिर हमने रूल 10I पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ एपीए, एपीए अप्लाई कैसे करना, उसकी हमने पेनल्टीज पढ़ ली थी। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी आज करवाने वाला हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 40 नंबर पक्के कर सकते हो दोस्तों। हम लोगों ने एक तो मेथड कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग कैसे क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पे। बच्चों, अच्छा, ये तो आपका स्टडी मैट है, तो स्टडी मैट मैं अभी फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं, क्योंकि नोट्स मैंने स्टडी मैट से ही बनाए हैं। तो दोस्तों, अभी यहां पर देखें फास्ट ट्रैक लेक्चर 5 में रूल नंबर 10G। तो कह रहा है विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्रीमेंट। द एप्लीकेंट मे विड्रॉ द एप्लीकेशन फॉर एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। भाई, एपीए अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। जब एपीए फाइनलाइज होगा उससे पहले पहले अगर मैं चाहूं तो विड्रॉ कर सकता हूं। एपीए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया नहीं है, उससे पहले पहले अगर मैं विड्रॉ करना चाहूं तो कर सकता हूं। किस फॉर्म से? रूल नंबर ये रूल नंबर क्या चल रहा है? रूल नंबर चल रहा है 10G, जिसके अंदर फॉर्म मेंशन किया गया है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये फॉर्म नंबर है 3CEE। क्या है फॉर्म नंबर? 3CEE, ये फॉर्म नंबर। इस फॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो? विड्रॉल कर सकते हो। द फी पेड शेल नॉट बी रिफंडेड। आपने जितने भी फीस जमा करा दी, 5 लाख 10 लाख, वो आपका रिफंड नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ये है एक विड्रॉल। रूल 10MA, कंडीशन फॉर अप्लाइंग फॉर रोल बैक प्रोविजन। नाउ रोल बैक प्रोविजन याद है? रोल बैक प्रोविजन याद है? सो रोल बैक प्रोविजन का मतलब था जब हम एपीए करते हैं, जो कि 5 सालों के लिए होता है, जो कि एपीए जिस साल में किया उसके बाद 5 साल के लिए होता है। आप चाहो तो उस एपीए का बेनिफिट पिछले 4 सालों में भी ले सकते हो। बोलो यस और नो? यस सर। ना अगर मैं चाहता हूं कि 2023-24 में मैंने एपीए अप्लाई किया, तो उससे पहले के 4 साल में मैं एपीए चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, एपीए का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं। और उसी के बारे में कुछ शर्तें वो हम कर चुके हैं, 4 साल 5 साल वाली बात पिछली क्लास के अंदर। Now, APA shall contain the rollback provision in respect of an international transaction subject to the following. International transaction is same as international transaction to which APA applies. कहता है याद रहे, अगर आप चाहते हो रोल बैक प्रोविजन तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रीमेंट में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लिखी गई है वही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की ही रोल बैक प्रोविजन में होना चाहिए। मतलब जो पिछले 4 सालों में आप जिसका बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, तो आपका एग्रीमेंट वाला ही होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कोई अलग नहीं होनी चाहिए। ओके, द रिटर्न फॉर रेलेवेंट रोलबैक ईयर हैज बीन फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। जिस ईयर के लिए भी आप रोलबैक प्रोविजंस ले रहे हो, उस ईयर की आईटीआर फाइल हो जानी चाहिए, हो गई होनी चाहिए, और वो भी बिफोर ड्यू डेट, है ना, बिफोर ड्यू डेट। सीए रिपोर्ट, दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट लेनी होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की। इसका फॉर्म, इसका सेक्शन है 92E दोस्तों। कौन सा है? सेक्शन 92E। ये रिपोर्ट लेनी होती है, और वो रिपोर्ट मस्ट हैव बीन फर्निश्ड। ये रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी हो, रिपोर्ट ये वाली सबमिट हो चुकी हो। इसीलिए तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वाले लोगों की, कंपनीज की जो ड्यू डेट ऑफ आईटीआर होती है वो क्या होती है? 30 नवंबर होती है। नॉर्मली तो 31 अक्टूबर होती है ना ऑडिट वाली। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर हो जाए तो 30 नवंबर होती है। वो इसी कारण, तो ये रिपोर्ट एक सबमिट करनी होती है। ओके, now rollback provision in respect of an international transaction has been requested by applicant for all the rollback years.
rollback provision in respect of an international transaction has been requested by applicant for all the rollback years in which international transaction has been undertaken by the applicant. बच्चों, आप रोलबैक प्रोविजन लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे को पिछले 4 सालों का भी बेनिफिट मिले, तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको 4 सालों में लेना होगा. ऐसे नहीं है कि आप 1 साल में या 2 साल में लोगे, 4 सालों में लेना होगा. रोलबैक प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय एप्लीकेंट फॉर ऑल द रोलबैक ईयर्स इन विच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज बीन अंडरटेकन. ओके, फॉर्म एप्लीकेशन जो है, जब भी आप रोलबैक के लिए अप्लाई करोगे, आपको पहली बात तो फॉर्म पता होना चाहिए. फॉर्म नंबर कौन सा है ये? 3CEDA. कौन सा फॉर्म है? 3CEDA. ठीक है, विद फीस 5 लाख रुपए. 5 लाख रुपए की फीस जमा करानी पड़ेगी रोलबैक प्रोविजन के लिए अप्लाई करने के लिए. ओके सर, रोलबैक प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ ALP इफ ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर हैज बीन सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ अपील बिफोर ITAT. ITAT पता है ना, Appellate Tribunal. And the ITAT has passed an order disposing of such appeal at any time before signing of the APA. यानी कह रहे रोलबैक प्रोविजंस कब अप्लाई नहीं होंगे? अगर आपके ऊपर कोई अपील के केसेस चल रहे हैं दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई अपील का केस चल रहा है, कोई अपील का केस चल रहा है, मतलब आपने अपील करी है और वो ट्रिब्यूनल में चल रहा है, और अभी तक ITAT ने पास कर दिया ऑर्डर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सच अपील एट एनी टाइम बिफोर साइनिंग द APA. APA साइन करने से पहले अगर अपील को डिस्पोज किया गया है आपके फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ALP, आपका ALP फॉर एग्जांपल आपके आर्म्स एंड प्राइस आपने निकाली, डिपार्टमेंट ने निकाली, और डिपार्टमेंट ने आपके हिसाब से गलत निकाली, तो ऐसे केस में आप कहां चले गए? ट्रिब्यूनल में. और ट्रिब्यूनल में जाने के बाद क्या हुआ? आपका केस हो गया पेंडिंग. अब वो जो केस हो गया पेंडिंग, ITAT ने ऑर्डर दिया, ITAT ने जवाब दिया, ट्रिब्यूनल ने जवाब दिया. क्या जवाब दिया? कि अपील को डिस्पोज करेंगे और अपील की वैल्यू खत्म कर दी, और बिफोर साइनिंग द APA साइन करने से पहले. तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशंस में रोलबैक प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते. अगर पहले ही आपने कुछ ऐसा काम किया जिस कारण आपका अपील डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसे केस में रोलबैक प्रोविजंस अप्लाई नहीं कर पाओगे. द एप्लीकेशन ऑफ रोलबैक प्रोविजन हैज इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल इनकम. कह रहा है अगर रोलबैक प्रोविजन अप्लाई करने से आपकी टोटल इनकम कम हो रही है या लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा कि भाई साहब हम आपको अप्लाई करने दें. अरे मेरे भाई, रोलबैक प्रोविजन गवर्नमेंट इसलिए अलाउ कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को भी क्या मिलेगा? फायदा. अगर गवर्नमेंट को फायदा नहीं मिल रहा तो रोलबैक प्रोविजन अप्लाई करने का कोई हम बेनिफिट नहीं लेंगे. तो रोलबैक प्रोविजन आप सिर्फ तभी अप्लाई कर पाओगे जब इनकम बढ़ेगी. पिछले ट्रांजेक्शन में अगर नहीं बढ़ रही है, इनकम रिड्यूस हो रही है या लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में यह कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे. यस सर, ये तो हमें पता था. प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन रूल 10 के, हर वो एप्लीकेंट जो कि एप्लीकेशन फाइल कर रहा है फॉर्म 3CED में शैल बी अकम्पनीड विद डॉक्यूमेंट. ये वही है APA के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म के अंदर आपको अप्लाई करना है और विद डॉक्यूमेंट्स ही अप्लाई करोगे अलॉन्ग विद फीस. यस, अगर कोई डिफेक्ट नोटिस होता है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ठीक है, द DGIT, ये कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए. DGIT इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो होगा, जनरली ये पावर यूनिलेटरल एग्रीमेंट के केस में DGIT को दिया जाता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाता है फॉर बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स. इज दैट क्लियर? अगर डिफेक्ट नोटिस किया गया या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो DGIT, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले हैं, या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शैल सर्व अ डेफिशिएंसी लेटर. मतलब डेफिशिएंसी लेटर का मतलब क्या है? नोटिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन आने के 1 महीने के अंदर आपको एक डेफिशिएंसी लेटर आ जाए कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग. क्या मेरी बात समझ में? कौन भेजेगा? या तो DGIT भेजेगा या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भेजेगी. DGIT कब भेजता है? जब यूनिलेटरल एग्रीमेंट हो, और अगर बायलेटरल या मल्टीलेटरल है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भेजती है. अब आपको नोटिस आ गया, अब नोटिस का आपने जवाब देना है. द एप्लीकेंट शैल रिमूव द डेफिशिएंसी विद इन द पीरियड ऑफ 15 days.
15 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। एप्लीकेंट चाहे तो उस डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकता है, यानी जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दो तो डेफिशिएंसी रिमूव हो जाएगी 15 दिनों के अंदर अंदर। कितने दिनों में? 15। हाँ, कुछ वैलिड रीजन के साथ इसको 30 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है? 30 डेज। अकॉर्डिंगली डीजीआईटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ, इसके बाद अगर वो सेटिस्फाई होगा, कौन? डीजीआईटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बेसिस पे वो ऑर्डर भेजेगा, और जब वो ऑर्डर भेजेगा उससे पहले भी वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सो फॉर्म 3CED में अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई चीज मिसिंग हो या कोई डिफेक्ट नोटिस करता है तो डीजीआईटी यूनिलेटरल एग्रीमेंट में और मल्टीलेटरल में कौन? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक नोटिस सर्व करेंगे, डेफिशिएंसी नोटिस, जो जो चीजें कमी है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद एप्लीकेंट को क्या करना होगा? शेल रिमूव द डेफिशिएंसी विद इन 15 डेज, है ना, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 डेज। Accordingly, the DGIT और competent authority shall pass an order after providing of opportunity of being heard। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अमेंडमेंट टू एप्लीकेशन रूल 10 है। क्या आप एप्लीकेशन को अमेंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। An applicant may request in writing for an amendment to an application at any stage before finalization of the terms of agreement। एग्रीमेंट के टर्म्स में कुछ भी चेंजेस करने से पहले, मतलब अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो एग्रीमेंट के टर्म्स फाइनलाइज नहीं हुए उससे पहले आप अमेंडमेंट कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप बोल सकते हो, लिखे ना, द एप्लीकेंट मे रिक्वेस्ट इन राइटिंग, वो रिक्वेस्ट कर सकता है इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, और ये मेंशन कर देगा कि मुझे इस एग्रीमेंट में अभी कुछ चेंजेस कराने, तो अगर आप अमेंडमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। द डीजीआईटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया मे अलाउ द अमेंडमेंट if it does not affect the nature of original application। तो जो एपीए एप्लीकेशन थी, अगर उसका कोई नेचर में चेंजेस नहीं आते बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, तो ऐसे केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डीजीआईटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया मे अलाउ द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अलाउ कर दिया जाएगा, और उसके बेसिस पर आपका जो एपीए है वो अमेंडमेंट वाला ही एपीए, अमेंडेड एपीए आपका फाइनलाइज एपीए माना जाएगा। इज दैट क्लियर? बट ऑब्वियसली डीजीआईटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये काम करेगी। अमेंडमेंट शैल बी गिवन इफेक्ट इफ इट इज अकम्पनीड बाय एडिशनल फीस। ऑब्वियसली अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको एक एडिशनल फीस जमा करानी होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? देखो, हम लोग फटाफट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपने पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी है तो आप इसी वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप बार बार एक ही वीडियो को देखोगे ना और वो आपके दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फर्निशिंग द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट। फर्निशिंग द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, रूल नंबर 10O कहता है, आपको पता है जो लोग एपीए साइन करते हैं ना, उनको एक रिपोर्ट साइन करनी है, एक फॉर्म भरना है, जिस फॉर्म का नंबर है 3CEF। लो जी, कितने सारे फॉर्म्स है, नहीं, फॉर्म 3CEF। बच्चा पूछ रहा है सर ये याद करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, और क्या, अब नहीं याद करोगे तो कब? फाइनल स्टेज है भाई, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, फाइनल स्टेज है। किसको भर के देना है आपने? टू डीजीआईटी। किसको भर के देना है? डीजीआईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले जो डीजीआईटी होते हैं। ओके, फॉर्म नंबर 3CEF भरोगे, जिसमें एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जाएगी। कह रहा है इट इज फर्निश्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट। क्वाड्रुप्लिकेट मतलब 4 कॉपीज बनेंगी। कितनी बनेगी? 4। फॉर ईच ईयर विद इन 30 डेज। हर साल हमें यह काम करना है। आईटीआर ड्यू डेट के एक्सटेंड, आईटीआर ड्यू डेट को खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर। तो आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है? 31 अक्टूबर होती है ना। 31 अक्टूबर के बाद 30 दिन, कह सकते हो 30 नवंबर। बोलो हाँ या ना? 31 अक्टूबर के बाद 30 दिन मतलब 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक आपको ये रिपोर्ट देनी है बच्चों, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, या फिर विद इन 90 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिचएवर इज लेटर। व्हिचएवर इज लेटर, 90 डेज विद इन द एंटरिंग ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एंटर किया, उसके 90 डेज के अंदर अंदर या तो ये रिपोर्ट देनी है, या फिर 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, व्हिचएवर इज लेटर, जो बाद में आया। क्या ये बात सबको क्लियर है? सर एक क्वाड्रुप्लिकेट क्यों होती है? क्योंकि एक कॉपी जाएगी डीजीआईटी को, एक कॉपी रहेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, एक रहेगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, और एक रहेगी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास। कितनी कॉपीज है? 4। डीजीआईटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सीआईटी यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर।
सर समझ में आ गया सर, वो कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होती है, ओके ओके ओके, 30 नवंबर सर वही डेट है ना ये जो गवर्नमेंट ने आईटीआर के लिए भी बोली थी। हाँ, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले लोगों को इसकी ड्यू डेट भी 30 नवंबर ही होती है, इसी रीजन से होती है। कंप्लायंस ऑडिट ऑफ एग्रीमेंट, या ना अब एग्रीमेंट की ऑडिट होनी भी क्या जरूरी है, हाँ एग्रीमेंट की भी ऑडिट होनी चाहिए। कह रहा था टीपीओ शेल कैरी आउट कंप्लायंस ऑडिट ऑफ एग्रीमेंट फॉर ईच ईयर कवर्ड टू डीजीआईटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कह रहा है टीपीओ, टीपीओ कौन होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, वो कंप्लायंस ऑडिट करेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कंप्लायंस ऑडिट करेगा और उसकी रिपोर्ट देगा किसको, डीजीआईटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, टीपीओ में रिक्वायर एसएससी टू चेक द कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, वो चेक करेगा जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डेटा, assumptions and consistency of application which SSC has to submit। सारी चीजें देखेगा, वो देखेगा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मैच हो रहे नहीं हो रहे, करेक्शंस है डेटा के अंदर या नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई एग्जाम्पशंस जो ली जा रही हैं वो वही ली जा रही है जो एग्रीमेंट में दी गई है, तो कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट के मुताबिक आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ये सब चीजें टीपीए देखेगा। टीपीए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो है टीपीओ, वो ऑडिट कर रहा है एक तरह से आपका एग्रीमेंट का ऑडिट कर रहा है। The DGIT shall forward the report to the board। अब DGIT के पास ये रिपोर्ट जाएगी ना, ये रिपोर्ट जाएगी बोर्ड के पास। बोर्ड कौन है, सीबीडीटी। बोर्ड कौन है, सीबीडीटी। तो पहले DGIT के पास गया, DGIT के पास गया, टीपीओ ने DGIT को दिया, DGIT ने किसको दिया, बोर्ड को, सीबीडीटी। इन द केस ऑफ फाइंडिंग ऑफ फेलियर, अगर फेलियर है तो, और ऑन पार्ट ऑफ एसएससी टू कंप्लाई विद द एग्रीमेंट टर्म्स, मतलब अगर उनको लगा, DGIT को लगा कि यस देयर इज अ कंप्लायंस इशू की कुछ बातें हैं जो उन्होंने ध्यान नहीं दी है, तो ऐसे केस में बोर्ड को रिपोर्ट करना जरूरी है, तो बोर्ड को रिपोर्ट करो। द कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड बाय टीपीओ विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट इज रिसीव्ड बाय टीपीओ। कह रहा है ये जो कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट है ये टीपीओ को हर साल फर्निश करनी है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट इज रिसीव्ड बाय टीपीओ। उस मंथ को छोड़ के उस मंथ में, जिस मंथ में एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भरी गई है, उस महीने के एंड से 6 महीने। इज दैट क्लियर? तो भाई अगर आपने एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जो लास्ट डेट होती है वो 30 नवंबर होती है ना, तो आपने एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट अगर 4 नवंबर को भरी है, यानी उसी महीने के एंड से, यानी 30 नवंबर से 6 महीने तक आपके पास टाइम है, किसके लिए, कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। कौन सबमिट करेगा? टीपीओ। ये बातें आपको याद रखनी है, थियोरेटिकल पार्ट है और एग्जाम में आता है। दोस्तों मैं आगे बढ़ जाता हूं, रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट, रूल 10Q। सर आपने अभी तो बताया अमेंडमेंट ऑफ एग्रीमेंट, रिवीजन भी कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट कैन बी रिवाइज्ड if there is a change in critical assumption or failure to meet condition as per agreement। now ये जो रिवीजन की बात हो रही है ना, ये एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद की बात कर रहा है, रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट। ओके, सो देयर इज अ चेंज इन क्रिटिकल assumption। अगर आपको लगता है कोई assumption चेंज हो रही है, एज पर द एग्रीमेंट नहीं चल रहे हो, तो वो आप रिवाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो। देयर इज अ चेंज इन लॉ, या तो देयर इज अ चेंज इन assumption, या तो देयर इज अ चेंज इन assumption, या फिर देयर इज अ चेंज इन लॉ में चेंजेस होने की वजह से भी हम एग्रीमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर देयर इज अ रिक्वेस्ट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एनी अदर कंट्री, मतलब दूसरा देश, क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट है ना ये, मल्टीलेटरल। अब दूसरा देश जो है, क्योंकि वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है इस एग्रीमेंट में, उनकी रिक्वेस्ट है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत है। ओह, दूसरे देश की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपने देश की नहीं, दूसरे देश की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है इस कानून के लिए। क्या ये बात क्लियर है? सो एन एग्रीमेंट कैन बी रिवाइज्ड इफ देयर इज अ चेंज इन क्रिटिकल assumption और देयर इज चेंज इन लॉ और देयर इज रिक्वेस्ट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एनी अदर कंट्री। एन एग्रीमेंट में बी रिवाइज्ड बाय बोर्ड। अच्छा, रिवाइज करेगा, कह रहा है ये एग्रीमेंट रिवाइज करेगा, बोर्ड करेगा, बोर्ड मतलब सीबीडीटी, सुओ मोटो और डीजीआईटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी। तो अगर उन्होंने एग्रीमेंट को रिवाइज करना है तो वो कौन करेगा? या तो बोर्ड करेगा अपने आप, नंबर 2 डीजीआईटी करेगा, या फिर नंबर 3 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इफ एसएससी डज नॉट एग्रीज, एसएससी कहता नहीं जी नहीं, हम एग्रीमेंट रिवाइज नहीं होने देंगे, हम नहीं मानते तुम्हारे टर्म्स को, गवर्नमेंट को बोल रहे हो। इफ एसएससी डज नॉट एग्रीज विद एपीए, देन
एपीए शेल बी कैंसल्ड। लो जी लो, एग्रीमेंट ही कैंसिल है, खत्म कहानी। अगर एसएससी को प्रॉब्लम है इस एग्रीमेंट से कि रिवीजन नहीं करनी सर, ठीक है, तो एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे। और अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं रिवीजन जो हुई है वो बोर्ड को लगता है सही नहीं है, देन द रिवाइज टर्म, देन बोर्ड शेल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। लो जी, बोर्ड की पावर देख रहे हो, बोर्ड शेल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट आई दूसरे देश के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि इसको रिवाइज करना है, और उन्होंने रिवीजन टर्म्स बता दिए कि ये रिवाइज करना है। बोर्ड को लगा नहीं यार नहीं करने, तो नहीं करना, सिंपल, ठीक है। बट अगर एसएससी एग्री नहीं कर रहा इस बात से कि जो रिवीजन करी है वो सही नहीं है, और एसएससी कह रहा है, तो एग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया जाएगा। भाई साहब तेरे कहने से कुछ नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट, रूल 10R। नाउ एपीए कैन बी कैंसल्ड बाय द बोर्ड फॉर एनी रीजन। कह रहे हैं ये रीजन होंगे ना तो एपीए को कैंसिल किया जा सकता है। क्या रीजन है? व्हेन एनी फेलियर इज फाउंड एट द टाइम ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। अगर कंप्लायंस ऑडिट के दौरान टीपीओ को कोई भी क्या मिलता है, फेलियर दिखता है, कोई कंप्लायंस में फेलियर। नंबर 2, एसएससी फेल टू फाइल एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट। एसएससी ने एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल नहीं किया। ओके, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट में कंटेन मटेरियल एरर्स, बड़े बड़े एरर्स हैं उसके अंदर। वेयर एसएससी डज नॉट एग्री विद द रिवीजन, जब एसएससी रिवीजन के साथ एग्री नहीं करता, ऐसे सिचुएशन में एपीए को कैंसिल कर दिया जाता है, एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो एपीए को कब कब कैंसिल किया जा सकता है? बाय द बोर्ड। पहला, when any failure is found at the time of compliance audit. नंबर 2, assessee failed to file annual compliance report. नंबर 3, annual compliance report may contain material errors. नंबर 4, where assessee does not agree with the revision. फिर से बोलो मेरे साथ। 4, where any failure is found at the time of compliance audit. नंबर 2, assessee failed to file annual compliance report. वो रिपोर्ट टाइम पे फाइल नहीं कर पाया। नंबर 3, annual compliance report may contain material errors, कुछ एरर्स हैं उसके अंदर। और नंबर 4, when SSC does not agree with the revision. Section number 92CD, effect of APA. 92CD, effect of APA. तो हम लोग अब सेक्शन पे पहुंच गए, नए सेक्शन पे। If prior to the date of entering into APA, any return of income has already been furnished for any previous year to which APA applies, then such person shall furnish the modified return as per APA within 3 months from the end of the month in which APA was entered into. तो दोस्तों, अगर प्रायर टू द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एपीए, अगर एपीए से एंटर करने से पहले एनी रिटर्न ऑफ इनकम हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच एपीए अप्लाइज, देन सच पर्सन शेल फर्निश्ड मॉडिफाइड रिटर्न। भाई अगर एपीए अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर रिटर्न ऑफ इनकम से कनेक्टेड, जैसे आपने रोल बैक प्रोविजन ले लिया, अब रोल बैक प्रोविजन ले लिया तो एपीए जो है रोल बैक पे मतलब पिछले सालों में भी लग गया और पिछले साल में लग गया, जिनकी आईटीआर अब भर चुके हो, कह रहा है ऐसे केस में आपको आईटीआर मॉडिफाई करनी पड़ेगी। हाँ, इफ प्रायर टू द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एपीए एनी आरओआई हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच एपीए अप्लाइज, देन सच पर्सन शेल फर्निश द मॉडिफाइड रिटर्न एज पर एपीए। अब क्योंकि आप एपीए के हिसाब से करोगे तो फिर आपको रिटर्न में आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जो आप रिटर्न पहले ही भर चुके होंगे। और ये कब तक करना होगा? Within 3 months from the end of the month in which APA was entered. तो जिस डेट पर एपीए में आपने एंट्री करी उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको यह काम करना होगा। फिर से बोलो, क्या काम करना है? आपको रिटर्न मॉडिफाई करनी है, रिटर्न फिर से भरनी है। अगर एपीए का कनेक्शन पिछले साल से है तो उस साल की आईटीआर आप भर चुके हो, क्योंकि आपने उस साल में इनकम जो दिखाई होगी वो उस साल में विदाउट एपीए दिखाई होगी। अब एपीए का इफेक्ट देना है उस रिटर्न में, तो उस रिटर्न में आप एपीए के मुताबिक चेंजेस करने वाले हो। और वो चेंजेस आपको कब तक करने पड़ेंगे? वो चेंजेस करने हैं जिस ईयर में एपीए आपने फाइल किया है ना, जिस टाइम पे आपने एपीए फाइल किया, फ्रॉम द एंड ऑफ दैट मंथ, है ना, उस डेट से, उस मंथ के एंड से 3 महीने का टाइम आपको दिया जाए ये काम करने का। इफ असेसमेंट फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच एपीए अप्लाइज आर पेंडिंग, अगर आईटीआर उसकी पेंडिंग है, उसकी असेसमेंट पिछले टाइम की पेंडिंग चल रही है ऑन द डेट ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न, द एओ शेल कंप्लीट असेसमेंट एज पर एपीए एंड एओ विल गेट एक्स्ट्रा 1 ईयर फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। मतलब कोई अपील चल रही है, कोई असेसमेंट चल रही है कोई ऑफिसर के द्वारा कि भाई नहीं जी इसने कुछ इनकम नहीं दिखाया, कुछ भी ऐसा गड़बड़ चल रहा है, तो ऐसे केस में और मॉडिफाइड रिटर्न की जो डेट है
मतलब असेसमेंट फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच एपी अप्लाइज आर पेंडिंग ऑन डेट ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न। मैं मॉडिफाई करना चाहता था, वो 3 महीने अभी रहते हैं, 3 महीने के अंदर मॉडिफाई करना चाहता था, बट दिक्कत क्या आ रही है, असेसमेंट फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच एपी अप्लाइज आर पेंडिंग, उसकी असेसमेंट पेंडिंग चल रही है, मतलब एओ के द्वारा। किसके द्वारा? एओ के द्वारा। अगर एओ का अभी काम खत्म नहीं हुआ है तो एओ को 1 साल और दिया जा रहा है फॉर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, विल गेट एक्स्ट्रा 1 ईयर फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? Now, if assessment for previous year to which AP applies already completed before filing of modified return, अगर उसकी assessment पहले complete हो चुकी है, then AO shall pass an order for modifying the total income of that previous year within 1 year from the end of the financial year. Within 1 year from the end of the financial year in which modified return has been furnished. कहता है कि अगर आपने, आपके ऊपर assessment चल रही थी और assessment complete हो गई, कब? एपीए एंटर करने से पहले। तो भाई साहब देखो दिक्कत क्या हो गई कि अब एओ ने आपकी असेसमेंट कर दी, रिटर्न भर दी गई, ठीक है, बट आपको उसमें तो चेंजेस करने हैं ना, क्योंकि आपने रोल बैक प्रोविजन लिया है, पिछले सालों से कनेक्शन में लिया है। तो ऐसे केस में उस असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होगा फॉर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन द आईटीआर। ठीक है, वो ऑर्डर भेजेगा, किसको भेजेगा? एसएससी को, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। 1 साल के अंदर अंदर ये काम करना है। इज दैट क्लियर? इफ असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर टू विच एपीए अप्लाइज ऑलरेडी कंप्लीटेड, असेसमेंट खत्म हो चुकी है, बिफोर फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न, देन एओ शैल पास एन ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। जिस ईयर में मॉडिफाइड रिटर्न फर्निश की गई थी। क्या ये बात सबको क्लियर है? सीवीडीटी का कुछ सर्कुलर है रोल बैक प्रोविजन पे दोस्तों, कुछ क्लेरिफिकेशंस है, आओ जरा चर्चा कर लेते हैं। असेसी कैन नॉट बी सिलेक्टिव ऑन द ईयर्स फॉर विच इट वांट्स टू अप्लाई फॉर रोल बैक। याद रहे, सीवीडीटी ने सर्कुलर देकर निकाला, ये बात बताई। क्या क्या आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को सिर्फ 1 साल पहले वाला चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। कह रहा है ही हैज टू ईदर अप्लाई फॉर ऑल द प्रीवियस ईयर और नॉट टू अप्लाई एट ऑल। क्या मतलब है? ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि रोल बैक या तो 4 सालों के लिए मिलेगा या किसी भी साल के लिए नहीं मिलेगा। बताओ क्या करना है? ओके, रोल बैक कैन बी अप्लाइड एज लॉन्ग एज ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट। रोल बैक तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर आप पहले रिटर्न भर चुके हो और वो भी विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). इवन इफ एप्लीकेंट फाइल्स अ रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) लेटर। तो गवर्नमेंट ने ये बात भी बोल दी कि अगर आपने रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड नहीं, रिवाइज का नोटिस बोला है, अगर आप रिवाइज भर चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये, अगर आप पहले 139(1) विद इन ड्यू डेट रिटर्न भर दी होगी और उसके बाद आपने रिवीजन भी करी है तो कोई बात नहीं, तब भी आप रोल बैक प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो। बट बिलेटेड नहीं, बिलेटेड के लिए 139(4) का सेक्शन है, बिलेटेड के लिए मना किया है कि नहीं? रोल बैक कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इज ऑफ सेम नेचर एज सेम विद सेम एई एसोसिएटेड एंटरप्राइज। कह रहा है रोल बैक तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम नेचर की हो विद द सेम एई। ठीक है, जो सेम नेचर जो कंपैरिजन किया जा रहा है, पता है किसके साथ किया जा रहा है? ये कंपैरिजन किया जा रहा है एग्रीमेंट के साथ। तो रोल बैक कह रहा है तभी हो सकता है जब उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नेचर सिमिलर हो जो एग्रीमेंट में मेंशन किया गया। क्या ये बात क्लियर है? ऑल्दो रोल बैक कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस if it has effect of reducing income or increasing the losses as compared to return income or loss. APA can be applied in case if it's reducing income or increasing losses as compared to assessed income or loss. कहता है although rollback cannot be applied, नहीं किया जा सकता, it has to effect of the reducing income, क्योंकि income reduce हो रही है या losses बढ़ रहे हैं as compared to return income or loss. APA can be applied in case if it's reduced income or increasing loss as compared to assessed income or loss. Now सर ये असेस्ड इनकम क्या है? असेस्ड इनकम है जो एओ के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? एओ के द्वारा। तो एओ के द्वारा अगर इनकम मान लो कुछ है, मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ शायद, हाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल रिटर्न इनकम जो मैंने शो करी है वो 1 करोड़ शो की है और टीपीओ ने जो इनकम असेस करी है वो 1.2 करोड़ की है। ठीक है, टीपीओ ने इनकम असेस की है इतनी। इफेक्ट ऑफ रोल बैक ऑन इनकम, मान लो रोल बैक करने से आपकी जो इनकम बन रही है वो 90 लाख बन रही है, तो कम हो गई, तो कम तो हो नहीं सकती। कह रहा है मैक्सिमम उतनी हो सकती है जितनी रिटर्न में आपने शो करी, जितनी रिटर्न में आपने शो करी, क्योंकि टीपीओ के द्वारा तो ये 1.2 करोड़ होनी चाहिए थी, बट इफेक्ट ऑफ रोल बैक ऑन इनकम इज 90 लाख।
अगर ये बात क्लियर कर दी कि रोल बैक होने से 90 लाख रुपए हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो इनकम हम कम नहीं होने देंगे, हम आपकी इनकम कितनी रखेंगे 1 CR, जो कि रिटर्न इनकम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा सर, अगर उल्टा हो जाता, रिटर्न में इनकम ज्यादा होती और इनकम असेस बाय टीपीओ क्या होता, कम होता, तो इफेक्ट ऑफ रोल बैक और कम होता, तो क्या करते? तो ऐसे केस में हम क्या लेते? मैक्सिमम वो इनकम लेते जो कि असेस्ड है। देखो लिखे ना, APA can be applied in case if it's reducing income or increasing losses as compared to assessed income। अब अगर हम ध्यान से देखें, इनकम असेस्ड बाय 1.2 करोड़ और आप इसको ले रहे हो कितना, APA के मुताबिक कितना ले रहे हो 1 करोड़, तो क्या इसमें भी रिडक्शन है कि नहीं है? रिडक्शन तो है, बट ये अलाउड है, ये रिडक्शन अलाउड है। क्या ये बात क्लियर है? रोलबैक कैन ओनली बी अवेल्ड बाय अ पर्सन हु एंटर्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सही बात है। Hence in the case of merger of the companies, amalgamated company यानी न्यू कंपनी shall not be entitled to rollback for transactions carried out by amalgamating companies। तो जो amalgamating यानी ओल्ड कंपनीज ने जो भी ट्रांजेक्शन्स ली और अमेलगमेट होने के बाद अब न्यू कंपनी बन गई अमेलगमेटेड कंपनी, तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो अमेलगमेटिंग कंपनी है ना, अगर रोलबैक, अगर अमेलगमेटिंग कंपनी ने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करी है, अमेलगमेटिंग कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन्स करी है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को अमेलगमेटेड कंपनी के लिए हम क्या लेंगे? नहीं लेंगे। लिखा है हेंस इन द केस ऑफ मर्जर ऑफ कंपनीज अमेलगमेटेड कंपनी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रोल बैक फॉर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी। ओल्ड कंपनी के ट्रांजेक्शन्स को लेकर हम अमेलगमेटेड कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं, रोल बैक लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली इन द केस ऑफ डीमर्जर एज वेल, डीमर्जर में भी यही है, रिजल्टिंग कंपनी होती है जो फाइनल कंपनी डीमर्ज होकर आई स्प्लिट होने के बाद, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रोल बैक एज इट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस इन द रोल बैक ईयर्स। क्योंकि पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी एक एक्स कंपनी थी, अब वो अलग अलग कंपनी बन गई एक्स और वाई। ऐसे केस में जो एक्स और वाई है, अगर वो ओल्ड कंपनी के क्या लेना चाहती है, जो ओल्ड बैक कंपनी के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का रोल बैक इफेक्ट लेना चाहती है, क्या नई कंपनी ले सकती है? नहीं ले सकती है। क्या ये बात क्लियर है? Section number 92D is about maintenance, keeping of the information and documents by person entering into an international transaction or specified domestic transaction। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कह रहा है एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स एज पर स्पेसिफाइड बाय द CBDT। CBDT ने जो स्पेसिफाई किया, वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई जो किए, वो हमें मेंटेन करके रखने होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप shall keep and maintain such information and documents in respect of an international group as may be prescribed। उसको हम मास्टर फाइल भी बोलते हैं। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी मतलब उस इंटरनेशनल ग्रुप का एक वन ऑफ द एंटिटी दैट, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, नॉट वन ऑफ द सारे, shall keep and maintain such information and documents, जो भी रिक्वायरमेंट होगी बाय द गवर्नमेंट, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, वो लोग अपनी एंटिटी के अंदर वो मेंटेन करेंगे ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप। पूरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है ना, उन सबको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, हर कंपनी, हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के पास वो होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, मतलब मास्टर फाइल होनी चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के पास। ओके, एओ और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ए यानी अपील, एओ या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स may require any person referred in one to furnish any information documents within a period of 10 days from the receipt of notice। बेटा ऐसा हो सकता है कि AO या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स may require any person referred in one to furnish any information or documents within a period of 10 days। 10 दिनों के अंदर आपसे कुछ पीरियड पे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है और वो आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी, और ये एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 30 डेज। Constituent entity shall furnish the master file to the authority prescribed under section 286 within the time and manner as may be prescribed। कहता है कि जो constituent entity है वो master file furnish करेगी, जो भी competent authority होगी, जो भी डिटेल्स मांगेगी, उनको देना पड़ेगा under section 286 within the time and manner as may be prescribed। ठीक है, documents are required to be maintained only if the value of international transaction is more than 1 CR। डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। ये डॉक्यूमेंट्स तभी मेंटेन करने हैं जब आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है, साल भर की लिमिट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कीमत की बात हो रही है।
डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर 8 years। कह रहे एक बार ही डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, 8 सालों तक के लिए बनाना है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी है 2024-25 असेसमेंट ईयर में, तो उसके बाद से 8 साल फ्रॉम दैट एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 31 मार्च 25 को छोड़ के उसके बाद के 8 साल तक आपको ये मेंटेन करके रखना होगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, सब कुछ पढ़ना। 92E क्या है ना? 92E वही है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट। इसी वजह से तो आपकी जो रिपोर्ट है, जो ड्यू डेट है, वो क्या हो जाती है? अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिपोर्ट इन फॉर्म 3CEB अप टू 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आपको 31 अक्टूबर तक देनी होती है। हाँ, इसकी ITR फाइल, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हो तो आपको ITR जो फाइल करनी होती है, वो ITR की ड्यू डेट जो होती है वो 30 नवंबर होती है। क्या होती है? 30 नवंबर। बट जो ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है अकाउंटेंट वाली, वो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये आपको 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक सबमिट करनी पड़ती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की। इज दैट क्लियर एवरीवन? पेनल्टीज दोस्तों, पेनल्टीज में 271AA पेनल्टी कहता है अगर आप रिकॉर्ड्स बना नहीं पाते हो, मेंटेन नहीं कर पाते हो, फेल टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं कर पाते हो, जो उनसे उन्होंने आपसे मांगा, आपने नहीं रिपोर्ट किया, या फेल टू मेंटेन या फर्निश करेक्ट इंफॉर्मेशन, आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हो, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुई है ना, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई है, उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का 2% पेनल्टी लग जाएगी। क्या मेरी बात समझे? इन सब सिचुएशंस में। और अगर आपसे मास्टर फाइल मंगवाई गई है, क्या मंगवाई गई है? मास्टर फाइल। बच्चों, मास्टर फाइल की जरूरत कब पड़ रही थी? ये देखो, मास्टर फाइल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को सबमिट करनी होती थी अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो मांगा तो अगर नहीं दिया आपने ड्यू डेट के अंदर उन्होंने कुछ मांगा, टाइम पर नहीं मांगा, नहीं दे पाया आप, तो 5 लाख रुपए की फिक्स पेनल्टी है। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। तो बताओ सारे बच्चे, अगर मैं कह रहा हूं यू हैव बीन फेल्ड टू कीप द मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट्स आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में 2% ऑफ टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी पेनल्टी होगी। फेल्स टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। फेल्स टू मेंटेन या फर्निश करेक्ट इंफॉर्मेशन 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेक्शन नंबर 271BA, अगर मैं सेक्शन नंबर 271BA की बात करूं, नाउ फेल्स टू फर्निश द रिपोर्ट एज पर 92E, यही जो भी हम 92E की रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि अकाउंटेंट को सबमिट करना होगा, अगर उसने अकाउंटेंट ने 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तो भाई साहब 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। यह लिखा है 271BA में। फिर है सेक्शन नंबर 270A, फेल्स टू रिपोर्ट एनी ट्रांजैक्शन वुड कॉन्स्टिट्यूट मिस रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन मिस कर दी, आपने रिपोर्ट नहीं करी, तो उस मिस रिपोर्टिंग की वजह से आपको 200% ऑफ पेनल्टी लगेगी ऑफ टैक्सेस। तो भाई साहब, अगर टैक्स 1 करोड़ रुपए का है तो 200% का मतलब कितना हुआ? 200% का मतलब हुआ 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग जाएगी अगर आप ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करते हो। जो रिपोर्ट ना करना मिस रिपोर्टिंग कहलाया जाता है, सेक्शन नंबर 270A बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद एक और पेनल्टी है 271G, फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एज पर 92D। अगर आप 92D के मुताबिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं हमें सबमिट करते हो एज रिक्वायर्ड बाय TPO या AO, जिसने भी मांगा, तो 2% वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ ली थी, ये वाली बात हमने ऊपर ही पढ़ ली थी। 2% वैल्यू हमने पहले भी पढ़ा था। वेयर असेसी शोज द रीजनेबल कॉज, अगर असेसी रीजनेबल कॉज शो कर दे तो नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 271AA, 271BA एंड 271G। इसका मतलब यह हुआ कि 271G भी नहीं लगेगा, 271AA भी नहीं लगेगा और BA भी नहीं लगेगा, AA भी नहीं लगेगा और BA भी नहीं लगेगा, यानी 270A तो लगेगा, ठीक है, बट बाकी सेक्शंस पेनल्टी नहीं लगेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये है पेनल्टीज के ऊपर। इस पे भी क्वेश्चन 1 मार्कर MCQs में आ जाता है। 92BA दोस्तों, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस क्या होती है? हम बार बार नाम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ APA जो एग्रीमेंट होता है वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं। APA तो स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, बट जो हम लोग जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की जो चेकिंग होती है वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए होती है। हाँ, APA तो APA तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होती है, ये बात हमने पहले पढ़ी थी। नाउ
any specified domestic transaction is any of the following transaction if the value of such transaction exceeds 20 CR. अगर आपकी ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 20 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो आप स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो. ओके सर, अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 20 करोड़ ज्यादा होती है, 20 करोड़ से ज्यादा, बट कौन से केसेस में? नीचे वाले केस में इंटर यूनिट ट्रांसफर, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है गुड्स या सर्विसेज, और वो 20 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के, कितने रुपए? 20 करोड़ से ज्यादा, और आप 80IA के अंदर उसका बेनिफिट ले रहे हो. समझो 80IA बच्चों टैक्स हॉलिडे है. क्या है? टैक्स हॉलिडे. जो टैक्स हॉलिडे वाले 80IA के अंदर बिजनेसेस है ना, उन बिजनेसेस में आप 10-10 साल 15-15 साल प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देते हो. तो हो सकता है कि एक यूनिट दूसरे यूनिट, जिस यूनिट में प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, उस यूनिट को कुछ सेल ट्रांसफर कर दी सो दैट यहां से वो सेल दिखाई जाए और प्रॉफिट यहां पर दिखाया जाए ताकि मैं टैक्स का बेनिफिट ले लूं. ये चेक करना पड़ेगा कि वो वैल्यू अगर 20 करोड़ से ज्यादा है तो ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, और ऐसे केस में भी टीपीओ बहुत ध्यान रखता है. अच्छा ठीक है जी, समझ में आया. बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन एसएचसी एंड इट्स क्लोजली कनेक्टेड पर्सन रेफर्ड अंडर सेक्शन 80IA. अगेन वही बात, वो जो क्लोजली कनेक्टेड पर्सन है, जो भी वो ब्रांच है या कनेक्टेड पर्सन है, एसोसिएटेड है, और जो बिजनेस है एसएससी का, मतलब दोनों का, एसएससी एंड इज क्लोजली कनेक्टेड पर्सन, दे आर रेफर्ड इन 80IA. 80IA के अंदर अगर वो वाले बिजनेस की बात हो रही है तो एक वन ऑफ द बिजनेस क्या ले रहा होगा? टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट ले रहा होगा, और दूसरा क्लोजली कनेक्टेड पर्सन उसी के थ्रू कुछ माल बेच रहा होगा, क्योंकि उसके थ्रू बेचने से क्या होगा? जो उसका प्रॉफिट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. इस रीजन से आप स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आते हो. ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन टू एनी अदर सेक्शन ऑफ चैप्टर 6A और 10AA, यानी SEZ वाला भी यहां पे आ गया. इधर भी बेटा अगर 10AA की बात करें तो पहले 5 साल 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, उसके अगले 5 साल 50% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, उसके अगले 5 साल में भी 50% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है विद कंडीशन. बट गवर्नमेंट यहां पर बहुत क्लियर है कि अगर किसी पर्सन ने 80C to 80U यानी चैप्टर 6A में डिडक्शंस क्लेम की है, या फिर वो ट्रांजैक्शन जो कि SEZ वाली है, या फिर प्रोविजंस ऑफ विच 80I सीरीज अप्लाई होता है, तो गवर्नमेंट क्लियरली कहती है इन ट्रांजैक्शंस को हम स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्टेड बिटवीन एसएससी एंड इज क्लोजली कनेक्टेड पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 115BAB एंड 115BAE. बच्चों BAE मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, और BAB मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज का ऑल्टरनेटिव रिजीम है. मतलब अगर डोमेस्टिक कंपनीज चाहें तो 15% का फ्लैट रेट ऑफ टैक्स दे सकती है, और अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो यहां पर भी 15% का रेट है. कह रहे क्योंकि टैक्स रेट कम है, इसलिए आपकी अगर जो दूसरी एंटिटी आप चाहोगे कि आप इनको कुछ सामान बेच दो और इनको बेचने से ये आगे बेचें, और क्योंकि इन पर टैक्स का रेट बहुत ही कम है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने का काम है टीपीओ का, और चेक करना जरूरी, क्योंकि आप जानबूझ के आप सेल इनको करते हो और फिर आगे ये लोग क्या करते हैं? हाई वैल्यू पर बेचते हैं, जिस वैल्यू पर बेचना जाता है. ठीक है, यहां पर आप टैक्स बचाने के लिए अगर ऐसा काम करते हो तो दोस्तों आप स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और एनी अदर ट्रांजैक्शन एज मई प्रिस्क्राइब. समझ में आया कि नहीं? तो बस समझ लो सिंपल वर्ड्स में, ऐसी 20 यूनिट ट्रांसफर जो 80I सीरीज का बेनिफिट लेती है, ठीक है, या फिर 10AA का बेनिफिट लेती है, या फिर 115BAB या BAE जिसमें कंसेशनल टैक्स रेट है उसका बेनिफिट लेती है, या एनी अदर ट्रांजैक्शन एज मई प्रिस्क्राइब. The above section refer to transaction between eligible business या units claiming deduction under section 10AA या income based deduction under chapter 6A or opting for concessional tax rates under section 115BAB, BAE and non-eligible business units where the consideration for transaction does not correspond to the market value resulting in the higher profits is eligible business unit. कह रहे हम उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमें दिक्कत उनके साथ है जो लोग प्रॉफिट उन कंपनीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो वो कंपनीज एग्जेम्प्ट है या फिर उनके कंसेशनल टैक्स रेट है. ठीक है, मेरे 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट में मेरा कंसेशनल टैक्स रेट है और एक यूनिट में मेरा नॉर्मल टैक्स रेट है, या फिर मेरा टैक्स वहां पे है ही नहीं. तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी सेल इस यूनिट से हो, है ना, ताकि यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाए, मुझे बेनिफिट मिल जाए. तो दोस्तों जब भी कभी ऐसा होगा
तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, जो भी इनके बीच ट्रांजेक्शन होगी। वहां पे चेक करना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू क्या है उन गुड्स की। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत सस्ते रेट पर दे रहे हैं जानबूझ के ताकि वो आगे अच्छे रेट पर बेच सके, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सेफ हार्बर रूल्स दोस्तों, safe harbor rules. Safe harbor means circumstances in which income tax authority shall accept the transfer price or income deemed to accrue rise under section 911. ये पता है 911 क्या है? ये ना रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने पढ़ा था, इनकम डीम्ड टू accrue rise in India। उसी के अंदर एक बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट होता था, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, जिसमें होता था कि एक एजेंट जो कि इंडिया में है, नॉन रेजिडेंट के लिए काम कर रहा है। एक एजेंट इंडिया में नॉन रेजिडेंट के लिए काम कर रहा है और उसके लिए या तो अथॉरिटी है टू परस्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, या फिर वो ऑर्डर लेके आता है, या फिर वो स्टॉक मेंटेन करता है इंडिया में। कह रहे ऐसे केस में सेफ हार्बर रूल्स लग जाते हैं। सो सेफ हार्बर रूल्स, सेफ हार्बर मींस सर्कमस्टांसेस इन विच इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस और इनकम। मतलब सेफ हार्बर में ये असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ताकि वो लोग इस प्राइस को एक्सेप्ट कर ले, जो भी ट्रांसफर प्राइस हुई है, जो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ डील हुई है, जिस रेट पे हुई है वो रेट को एक्सेप्ट कर लिया जाए और वही इनकम मानी जाए। इज दैट क्लियर? सेफ हार्बर रूल्स उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। ओके, 94B क्या कहता है? कह रहा लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट डिडक्शन? आओ समझते हैं। 94B इंपॉर्टेंट है। थिन कैपिटलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? थिन कैपिटलाइजेशन। द इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम्ड बाय एंटिटी to its associated enterprise shall be restricted to 30% of EBITDA। EBITDA बोलते हैं इसको, आप लोगों ने शार्क टैंक वगैरह भी सुना होगा। EBITDA, EBITDA is earning before interest, tax, depreciation। ठीक है, अब बताओ, earning before interest, tax, depreciation। दोस्तों, ऐसा इंटरेस्ट जो आपने क्लेम किया है by an entity to its associated enterprise shall be restricted to 30% of EBITDA और इंटरेस्ट पेड और पेबल टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज विच एवर इज लेस। मैक्सिमम जो इंटरेस्ट हो सकता है एज अ एक्सपेंस वो कितना हो सकता है? 30%। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा ये चीज। नाउ पहली बात, थिन कैपिटलाइजेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनीज और पीई, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी। जो फॉरेन कंपनी है ना, वो इंडिया में अपनी ब्रांच खोल के बैठा है, बीइंग द बोरोवर। समझ गए बात? तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया में एक ब्रांच खोल के बैठा है, इंडिया में कोई एजेंट है जो उसके लिए काम कर रहा है। तो इंडियन कंपनी या कोई पीई ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया बीइंग अ बोरोवर, यहां पर इंडियन कंपनी में कोई बोरोवर बैठा है जो पैसे बोरो कर रहा है और वो अपने पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, खर्चा शो कर रहा है, ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए? कम, टैक्स बच जाए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने बोला मैक्सिमम इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना हो सकता है? 30% ऑफ EBITDA या फिर इंटरेस्ट पेड और पेबल टू एसोसिएटेड विच एवर इज लेस, जो इससे कम होगा वो वाला। कंडीशंस क्या हुआ है? द बोरोवर हैज डेट इशूड बाय एनआर बीइंग एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ सच बोरोवर। तो बोरोवर ने डेट इशू किया है बाय अ नॉन रेजिडेंट। बोरोवर हैज डेट इशूड बाय एनआर बीइंग एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब एक कंपनी है जो कि बाहर की है, उसने हमें लोन दिया है, ठीक है, और आप बोरोवर हो। He incurs any expenditure by way of interest। आपके ऊपर एक्सपेंस का खर्चा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो रहा है जो कि एक्सीडिंग 1 CR है, एक्सीडिंग 1 CR। शर्तें हैं इस सेक्शन को, थिन कैपिटलाइजेशन को लगने के लिए ये शर्तें। सच एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर PGBP। हुआ क्या है कि आपने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लोन ले लिया है और उसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उस इंटरेस्ट के एक्सपेंस अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपने पीएनएल अकाउंट में जो डेबिट किया, हम उसी की बात कर रहे हैं। आपको उसके लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी? कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस EBITDA का 30% से ज्यादा अगर है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। EBITDA का 30%, यानी EBITDA अगर 1 करोड़ है, उसका 30% हो गया 30 लाख। 30 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लेस। ठीक है। गारंटी वेयर डेट इज इशूड बाय अ लेंडर विच इज नॉट एसोसिएटेड। अब देखो, आपने लोन लिया किसी ऐसे से जो नॉन एसोसिएटेड है, वो भी एसोसिएटेड नहीं है, आप भी एसोसिएटेड, आपस में लोन किसी नॉन एसोसिएटेड लिया, बट उस लोन की गारंटी किसी एसोसिएटेड ने दे दी। लोन की गारंटी किसी एसोसिएटेड ने दे दी, तो दोस्तों गवर्नमेंट कहता है हम मान लेंगे कि वो डेट किसने प्रोवाइड किया है?
डेट किसने प्रोवाइड किया? एसोसिएटेड ने, और थिन कैपिटलाइजेशन यहां पर लग जाएगा। क्या मेरी बात समझे? सो वेयर डेट इज इशूड बाय लेंडर व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड बट एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज प्रोवाइड्स गारंटी टू सच लेंडर, such debt shall be deemed to have been provided by associated enterprise। मान लिया जाएगा कि वो जो डेट है वो एसोसिएटेड कंपनी ने ही दिया है। और ऐसे केस में हमने करना क्या है सर? हमने ये करना है कि जो इबिटा है उसका 30% मैक्सिमम या फिर एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लेस, इससे ज्यादा की हम आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। आ जाओ सेक्शन नंबर 92 CE, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई क्वेश्चन कई बार आए हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब समझना, मैं आपको एक लॉजिकल बात करता हूं, बहुत सिंपल है। प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट वही होता है जो ALP ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है, या फिर APA के थ्रू, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के थ्रू जो भी ALP निकल के आया, आर्म्स एंड प्राइस, वो आपका हो गया, और उससे ऊपर जो एक्सेस है वो इनकम बन गई, है कि नहीं। मान लो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले सेकेंडरी एडजस्टमेंट समझा देता हूं। ये देखो, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एक एसोसिएटेड कंपनी है। एक्स लिमिटेड इंडिया की है, वाई लिमिटेड यूएसए की है, और मैंने 100 करोड़ रुपए के गुड्स बेचे हैं किसको? वाई लिमिटेड को, जो कि यूएस की कंपनी है, 100 करोड़ के। और एक्स लिमिटेड अगर जेड को बेचता, जो कि नॉन एसोसिएटेड है, मतलब आपस में कोई लिंक नहीं है, 150 करोड़ का बेचता, तो भाई साहब ये रिकॉग्नाइज हुआ कि 50 करोड़ आपने इनकम कम दिखाई है, तो आपने इनकम बढ़ा दी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एडजस्टमेंट। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो 50 करोड़ है वो आपके पास आए तो है नहीं एक्स लिमिटेड के पास। तो मीनवाइल जब तक ये पैसे नहीं आते हैं ना दोस्तों, ये मान लिया जाएगा कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लोन दिया हुआ है 50 करोड़ का। क्या दिया हुआ है? लोन। इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इस 50 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे और वो एक्स लिमिटेड की इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनकम। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी। कह रहा सब्सिक्वेंटली इन सेकेंडरी एडजस्टमेंट we will deem that Y Limited owes 50 crores to X Limited and therefore it shall be treated as advance or loan by Indian company to its AE. As a consequence, as interest would be calculated on loan or advance and adjustment would be carried out in the hands of Indian company. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया? ये है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सिंपल है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन कई आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट मीन्स एन एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी and its associated enterprise to reflect that actual allocation of profit between SSC and its associated enterprise are consistent with transfer price determined as per the results of primary adjustment, thereby removing the imbalance between a cash account and actual profit. Now point वही है 100 करोड़ और 150 करोड़ वाला। अगर आप उस बात को ध्यान से समझो कि आपने एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा कमाया है, बट आपको यह दिखाया गया कि आपको पैसे कम मिले हैं। क्योंकि कम पैसे कम मिले, तो वो जो एक्सेस कैश है जो आपको नहीं मिला है, ये मान लिया जाएगा कि आपने लोन दे रखा है और उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मतलब आपके लिए वो इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी। माना जाएगा कि उन्होंने आपको इंटरेस्ट दे रहे होंगे, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी। वेयर अ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस हैज बीन मेड सो मोटो बाय एसएससी, या तो एसएससी ने कर दिया इन हिज ओन रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर मेड बाय एओ हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एसएससी, या फिर इट इज डिटरमाइंड एज पर एपीए, या फिर एज पर सेफ हार्बर रूल्स। जैसा भी हो, खुद कर दिया या एओ ने कर दिया या एपीए की वजह से हो गया या सेफ हार्बर रूल्स की वजह से हो गया। इज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ असेसमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, मतलब वही डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की वजह से एपीए आपने कैलकुलेट किया और उसमें आ गया, तो कोई बात नहीं। कह रहे किसी भी कारण हो प्राइमरी एडजस्टमेंट, बट उसके बाद आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी बनती है। द असेसी शैल मेक अ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। बस सेकेंडरी एडजस्टमेंट कहां नहीं लगेगी वो ध्यान रखना है। नाउ दिस इज एक्सेप्शन। सर कहते हैं नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड इन एनी प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 1 CR। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे केस में हम ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करें। अगर 1 करोड़ तक का है तो छोड़ देंगे। द प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2016। कह रहे जो प्राइमरी एडजस्टमेंट की है ये 1/4/2016 असेसमेंट ईयर 1/4/2016 के बाद की गई है। Is that clear? Okay. Where, as a result of primary adjustment to transfer price, there is an increase in total income or reduction in loss of assessee. The excess money which is available with its associated enterprise, if not repatriated to India. मतलब दोस्तों within the time period, आपको याद होगा टाइम पीरियड क्या होता है? 90 दिन। 90 दिनों के अंदर अंदर
90 डेज के अंदर अंदर पैसे इंडिया में आ जाने चाहिए। भाई आपने इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया, वो पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए विद इन 90 डेज। इफ नॉट रिपैट्रिएटेड इन इंडिया as may prescribed shall be deemed to be an advance made by SSC to such associated enterprise, and interest on such advance money shall be computed in such manner as may prescribed. Now excess money means the difference between ALP in primary adjustment and the price at which international, वही ट्रांसफर प्राइस और ALP के बीच का जो डिफरेंस है हम उसको एक्सेस मनी बोलते हैं। Now the primary adjustment to transfer price means the determination of transfer price in accordance with ALP resulting in increase in income। हाँ, वो जो पहला जो एडजस्टमेंट किया उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। इंक्रीज इन इनकम जैसे हमने अभी एग्जांपल में पढ़ा था, ये इसको प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया। नाउ वन अनदर पॉइंट इज ऑप्शनल स्कीम वेयर एक्सेस मनी हैज नॉट बीन रिपैट्रिएटेड। अगर उन्होंने एक्सेस मनी नहीं भेजा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम यानी 90 डेज के अंदर अंदर, देन एसएससी मे एट दिस ऑप्शन, एसएससी मतलब मैं यहां पर जो बैठा हूं, पे एडिशनल टैक्स एट 18% प्लस सरचार्ज 12% प्लस सेस ऑन सच एक्सेस मनी। मतलब मैं चाहूं तो एक्स्ट्रा टैक्स देकर मैं ये काम खत्म कर सकता हूं। मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, वो इंटरेस्ट वाला फिर चक्कर नहीं लगेगा, बट एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पर 50 लाख रुपए की। जैसे ये एग्जांपल है ना, यहां पर आपकी इनकम कितनी मानी जा रही थी 50 करोड़, वो जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा इनकम है ना उस पर एडिशनल टैक्स दे दो। कितना? 18% प्लस सरचार्ज। ठीक है, 18% प्लस सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब टैक्स ऑन टैक्स होता है, तो 18 पे 12% विच इज 2.16, तो ये बनेगा 18 प्लस 2.16 और ये बना 20.16 प्लस सेस लगा दो 4% का, तो 20.16 पे 4% लगाओगे तो आएगा 0.806, तो टोटल हो जाएगा 20.16 प्लस 0.806 विच इज 20.966 is the exact percentage. Is that clear? The tax so paid shall be treated as final payment. कह रहा जो टैक्स दे दिया वो दे दिया, उसके बाद फिर हम इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे। And no credit shall be allowed in respect of such tax. Deduction in respect of an amount on which tax has been paid shall not be allowed. कह रहा एक बार टैक्स दे दिया इसका मतलब ये नहीं हम आपको कोई बेनिफिट देंगे, उस टैक्स देने का कोई डिडक्शन नहीं देंगे, उसका कोई क्रेडिट नहीं देंगे। ओके, इफ असेसी पेज एडिशनल टैक्स ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट, मतलब वो इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्सेस मनी, इस एक्सेस मनी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगाना है? इफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी, अगर उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई, एक साल का आपको एक लेंडिंग रेट लेना होगा एसबीआई का, जो कि 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर में होगा। जिस ईयर में ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसके 1 अप्रैल को जो भी लेंडिंग रेट होगा उस लेंडिंग रेट पे प्लस कर देंगे 3.25%। कितना? 3.25%। नाउ दिस विल बी द इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट लगेगा अगर आप रिपैट्रिएट नहीं करते हो विद इन 90 डेज। क्या ये बात क्लियर है? और अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में है तो ऐसे केस में हम लिबोर रेट लेते हैं। लिबोर इज लंदन एक्सचेंज रेट, इंटरबैंक रेट। तो लंदन का जो बैंक रेट है वो ना लेंगे, 6 मंथ्स लिबोर लेंगे, यहां पे 1 ईयर का लेंगे, यहां पे 6 मंथ्स लिबोर लेंगे ऑन 30 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस 3%। तो लिबोर रेट लेंगे 6 महीने का और 30 सितंबर प्लस 3% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए होता है। और जनरल टाइम फॉर रिपैट्रिएशन इज 90 डेज, ये हमने पढ़ लिया। एक एग्जांपल और है जो अच्छा है, आपको समझ में आएगा इससे रिपैट्रिएशन वाली बात। क्या एक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट कर रहा है, 6 करोड़ की सेल करता है इन प्रीवियस ईयर 22-23 एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, यूएस में कंपनी है, और आर्म्स एंड प्राइस नॉर्मली 9 करोड़ रुपीस की सेल होती है ये वाली, और आपने 6 करोड़ की दिखाई, तो 3 करोड़ से इनकम इंक्रीज करनी है, 3 करोड़ से इनकम इंक्रीज करनी है। इसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। बोलो हाँ या ना? तो प्राइमरी एडजस्टमेंट तो आपने कर दी ना, हमारा मुद्दा प्राइमरी एडजस्टमेंट नहीं है। ड्यू डेट ऑफ एक्स लिमिटेड इज 30 नवंबर, मतलब ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो 30 नवंबर 2023 है। ट्रांजैक्शन डेजिग्नेटेड इन इंडियन रुपीस, ठीक है, मतलब इंडियन रुपीस में है। एसबीआई 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज 11.25% रेट दे दिया है ऑन 1 अप्रैल 23। एक्सेस मनी निकाल लो दोस्तों, एक्सेस मनी 3 करोड़ है, ये बात हमें दिख रही है। ड्यू डेट 30 नवंबर है आईटीआर की। एक्स लिमिटेड शुड रिपैट्रिएट सच एक्सेस मनी विद इन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों 30 नवंबर लास्ट डेट है ना, उस डेट से 90 दिनों के अंदर अंदर ये पैसा कहां जाना चाहिए? इंडिया में रिपैट्रिएट हो जाना चाहिए मनी। नाउ 30 नवंबर प्लस 90 दिन यानी 28 फेब हो गया, 28 फेब तक आ जाना चाहिए। इफ एक्सेस मनी इज नॉट रिपैट्रिएटेड इन इंडिया, अगर एक्सेस मनी रिपैट्रिएट नहीं हुआ है अप टू 28 फेब, देन
द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर एक्सेस मनी रिपैट्रिएट नहीं हुआ है 28 फेब तक, तो ये हम इनकम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 3 करोड़ रुपए पर 14.5%। बच्चों 14.5% कैसे आया? आपको पता है कि हमें क्या लेना था, 11.25 का रेट प्लस 3.25 था ना, प्लस क्या लेना था 3.25, ये लिखा। तो 11.25 पे 3.25 ऐड करो तो ये बनेगा 14.5%। और कितने दिनों का लोगे? ये कितने दिनों का लोगे? ये दिन लोगे आप 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च। ये बनेगा 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक। यानी आप कह लो 30 नवंबर तो गया, तो नवंबर के बाद दिसंबर 31 दिन, जनवरी 31 दिन, फरवरी 23-24 है तो लीप ईयर होगा 29, और मार्च 31। तो ये बनेंगे टोटल 122 डेज। आप चेक कर सकते हो, 31, 31, 29, 31, 122 डिवाइडेड बाय 366, 1,45,000 की एक और इंटरेस्ट इनकम होगी जो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। खत्म दोस्तों, ये है आपके जो कोर्स में है, ठीक है, ये है आपके जो कोर्स में है। और अगर आप देखना चाहो कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आओ जरा दिखा दूं मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, बट हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये देखना आपका जरूर बनता है, तो वो जरूर देख लेना चाहिए। आओ देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते भी हैं या नहीं आते। तो ये मैं पिछला पेपर अभी दिखा पा रहा हूं आपको, पिछला पेपर आपको दिखा पा रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर मुझे दिख रहा है What is the maximum time limit for rectification of any mistake which is apparent from the record in the order passed by AO? ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं, हमें इंटरनेशनल वाली पढ़नी है ना। अभी इंटरनेशनल टैक्स के हमने टॉपिक तो कर लिए हैं, तो उससे रिलेटेड यहां पर 4, 5, 6 ब्लैक मनी एक्ट है दोस्तों। इसमें यस 11th क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये देखो। द असेसिंग ऑफिसर रेफर्ड एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 3 करोड़ इनटू बाय अनुज विद HIJ एसोसिएटेड एंटरप्राइज है इन द सेम फाइनेंशियल ईयर एज एंटर इनटू सिमिलर ट्रांजैक्शन, ठीक है, 4 करोड़ रुपीस की। और एंड विद अच्छा हांगकांग वाली कंपनी के साथ भी एक 12 करोड़ रुपए की जो कि AE है। What is the scope of power of transfer pricing officer is regard on determination of ALP in respect of international transaction entered into by Anuj Private Limited? तो बच्चों वैसे तो जो कह रहा है आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है 3 करोड़ रुपए का इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ इन द सेम फाइनेंशियल ईयर अनुज प्राइवेट लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू सिमिलर ट्रांजैक्शन विद सिंगापुर कंपनी, ठीक है, और वो भी AE है। तो भाई हुआ ये है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पावर ऑफ TPO? तो पावर ऑफ TPO देखना है। TPO कैन डिटरमाइन ALP ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विच वाज रेफर्ड टू हिम बाय AO। गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। TPO के बाद पावर होती है, वो जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसको दिखे उससे रिलेटेड वो क्या कर सकता है, वो उसको वैल्यू कर सकता है, उसका ALP निकाल सकता है। तो वो कोई भी वैल्यू निकाले रिगार्डलेस ऑफ एनी वैल्यू। आंसर इज डी दोस्तों, इसका आंसर डी होना चाहिए। हम कर चुके हैं, आंसर इसका डी होना चाहिए। The order of transfer pricing officer is in determination of arms and price of an international transaction is binding on, किसके ऊपर बाइंडिंग होता है? असेसिंग ऑफिसर। TPO को ऑर्डर मानने, AO को ऑर्डर मानने पड़ते हैं किसके? TPO को। तो AO इज बाइंडिंग AO पे होता है। लेखा एंड लिमिटेड एंड लेखा एंड कंपनी LLP have entered into an international transaction, did not obtain and furnish the report। लो जी, सेक्शन नंबर 271BA हमने अभी अभी पढ़ा कि इसकी पेनल्टी कितनी होती है, बताओ सारे बच्चे। 271BA, तो इसलिए तो कह रहा हूं ये सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। आपको लग रहा है मजाक है, बट ये आपको सेक्शन याद करने पड़ेंगे। 271BA, ये देखो 271BA कितने रुपए की पेनल्टी लिखी है? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए आपका आंसर। समझ में आ गया कि नहीं?
और देखें, और देखते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, Thirst Limited, in Indian company engaged in international transaction for past 2 decades. It has been having international transaction with GH of Sweden for past 8 years. पिछले 8 साल में, कह रहे हैं 23 अक्टूबर 2024 APA उन्होंने फॉलो किया, APA बनाया विद डिपार्टमेंट। द डिटेल्स रिलेटिंग टू लास्ट 5 असेसमेंट ईयर्स का उन्होंने डिटेल दे दी है। और यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस TL अबाउट फॉलोइंग विद क्लियर रीजंस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच APA विल अप्लाई, कह रहा है कितने सालों के लिए एपी अप्लाई किया जा सकता है। पहली बात बताओ, एपी अप्लाई कब किया? 23 अक्टूबर 2024। तो नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एपीए विल बी अप्लाइड, भाई साहब 5 साल, पता तो है आपको कितने साल नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना। यानी जिस असेसमेंट ईयर में आप कर रहे हो उस असेसमेंट ईयर को मिला के, यानी 2024-25, 25-26, 26-27, 27-28 और 28-29, इन 5 सालों के लिए आप कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है असेसमेंट ईयर फॉर विच रोल बैक विल बी अप्लाइड, क्या रोल बैक अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। किन सालों के लिए आप रोल बैक अप्लाई कर सकते हो? रोल बैक आप किन सालों के लिए अप्लाई कर सकते हो? अगर हम लोग देखें तो असेसमेंट ईयर, अच्छा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ये 24-25 नहीं है, 25-26 आएगा, सॉरी 23-24-25 तो ईयर है, 25-26 आएगा, 26-27, 27-28, 28-29 और 29-30। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि प्रीवियस ईयर 24-25 है ना। नाउ नाउ अगर मैं कहता हूं कि रोल बैक की बात करें तो रोल बैक में पिछले 4 साल जा सकता है। तो जिस ईयर में आपने पिछले साल की बात करें, इस ईयर को तो हमने उसमें कवर कर दिया ना, नॉर्मल ईयर में। तो रोल बैक हम किस साल के लिए कर सकते हैं? इससे पहले वाले 4 साल, यानी 23-24 नहीं, असेसमेंट ईयर 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22, ये 4 साल का रोल बैक ले सकते हो, बोलो हाँ यार। 20-21 का रोल बैक नहीं ले सकते भाई। देखो ना, ये असेसमेंट ईयर कौन सा बन रहा है? ये असेसमेंट ईयर बन रहा है 25-26, बोलो हाँ यार। और आप यहां पर 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22 यहां पर आप कवर कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि उससे पहले के 4 साल लेने ना, ये 4 साल हो गए, खत्म, आसान है। अच्छा ये वाली बातें तो हम लोग DTA तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लो जी, बच्चा कहता है सर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखना जरूरी है, देखो तभी तो आपको आइडिया लगेगा। ये देखो, टैन लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, एक मल्टीनेशनल ग्रुप बाय नेम कलर्स इंकॉर्पोरेशन ऑफ USA। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 इट एंटर्ड इनटू अ वेरियस ट्रांजैक्शन विद इट्स ग्रुप कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस में। ठीक है, ब्लू LLC, पिंक इनकॉर्पोरेशन और ग्रीन GmbH। अच्छा ये सारी मल्टीनेशनल, एक टैन लिमिटेड इंडियन कंपनी है, बाकी सारी मल्टीनेशनल है। ट्रांजैक्शन प्राइस डिक्लेयर्ड बाय टैन लिमिटेड 3 करोड़, पिंक इनकॉर्पोरेशन 5 करोड़, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है बाय डिक्लेयर्ड बाय टैन। द ट्रांजैक्शन प्राइस कंप्यूटेड बाय TPO, ये TPO ने कंप्यूट किया। डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ AO 31 अक्टूबर 2023 है। और डेट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ एन अमाउंट लाइंग विद AE कितना है? 31 दिसंबर। यहां पे अभी तक हुआ नहीं, यहां पे 31 मार्च 24। एज्यूम 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट, SBI का रेट दिया हुआ है 7%। ये तो चाहिए ही नहीं ना, मैं ये चाहिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने ऊपर बोल ही दिया है कि इंडियन रुपीस में डिनोमिनेट किया जा सकता है, तो हम लोग ये वाला लेंगे। तो सिंपल है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ वर्क इन द हैंड्स ऑफ टैन लिमिटेड। तो भाई साहब आपको देखना है क्या 90 दिन के अंदर अंदर रिपैट्रिएट हो गया। तो 31 अक्टूबर को डेट ऑफ ऑर्डर है, 31 अक्टूबर को डेट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, और हम लोग देखें तो अगर असेसमेंट ऑर्डर चल रहा है इसके ऊपर 31 अक्टूबर को, तो उसके 90 दिनों के अंदर अंदर देखना चाहिए, ये 90 दिनों के अंदर अंदर ही रिपैट्रिएट हो गया। तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड, सेकेंडरी एडजस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड, नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट।
और डेट ऑफ रिपैट्रिएशन, इसमें तो रिपैट्रिएट किया ही नहीं, तो भाई इसमें तो करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि नॉट डन सो फार। इसके बाद आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा और ये आपकी इनकम बन जाएगी। तो मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन प्राइस डिक्लेयर्ड बाय टैन लिमिटेड इज 5 करोड़, ठीक है, और टीपीओ ने जो डिटरमाइन किया वो किया 4.5 करोड़, ठीक है, तो प्राइस 5 है और आपने डिटरमाइन किया 4.5 करोड़। एक मिनट, इंडियन कंपनीज पार्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंटर इनटू वेरियस ट्रांजैक्शन ऑफ ग्रुप कंपनीज, ठीक है, तो आपने 5 करोड़ रुपए की सेल करी, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने उसकी वैल्यू कम करी है, तो ये तो ठीक हो गया। यहां पर भी नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट, क्यों नहीं है नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट, बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर तो पैसे कम कर रहा है टीपीओ भाई, यहां पर एडजस्टमेंट क्यों होगी, यहां पर भी नहीं होगी। बट इस वाले केस में देखो, यहां पैसे बढ़ रहे हैं और डेट ऑफ रिपैट्रिएशन भी 90 दिन के बाद है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 में ऐड करना पड़ेगा 3.25%, विच इज 10.25%। तो निकाल के बता दो, 2 करोड़ रुपए पर, कितने पर, 2 करोड़ रुपए पर 10.25% मल्टीप्लाई बाय, नवंबर में होते हैं 30 दिन, दिसंबर में होते हैं 31, जनवरी में होते हैं 31, फरवरी क्योंकि लीप ईयर होगा तो 29, और मार्च में होगा 31, तो ये बनेंगे 30, 31, 31, 29 और 31, 152 डेज डिवाइडेड बाय 366। तो बच्चों आंसर आना चाहिए 2 करोड़ रुपए का 10.25% इंटू 152 डिवाइडेड बाय 366, विच इज इक्वल टू 8,51,366 रुपीज। ये आपकी इनकम बनेगी इस केस में, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इतना इनकम बन जाएगा, इतने पर आपको टैक्स और देना पड़ेगा, इतनी इनकम बनी जाएगी। तो बच्चों अब जो है हम लोग 7th का यही क्वेश्चन का जो एग्जाम में आया है आपके, इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। नेत्रा प्राइवेट लिमिटेड इज ए रेजिडेंट इंडियन कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन हैदराबाद। ऑन 1st April 23 इट बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 25 करोड़ फ्रॉम कंपनी जेड, जो कि कहां की है, यूके की है, which is the holding company of Netra Private Limited at an interest rate of 10.5%. Okay. There was no other borrowing. Net profit reported 347.5 lakhs after debiting interest on borrowed funds, depreciation और ये सारे खर्चे। You are required to calculate amount of eligible interest. बच्चों जब आप दूसरे एसोसिएटेड कंपनी से लोन लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी रिस्ट्रिक्शन है ना, कितना, 30% ऑफ EBITDA, याद है कि नहीं याद है, और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लेस। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे जो कि हमें दिया हुआ है 347.5, ये आफ्टर डेबिटिंग ऑल द थिंग्स है। हम इसमें क्या कर देंगे, 347 लाख नहीं, हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो जो चीजें डेबिट हो चुकी हैं, मतलब माइनस हो चुकी हैं, हम ऐड बैक कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, EBITDA चाहिए ना, मतलब ये माइनस हो चुका है, हमें बिफोर चाहिए तो ऐड करना होगा, टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा, और ये वाला जो एक्सपेंस है ये भी ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी वो कह रहा है कि आफ्टर है, मतलब ये माइनस करने के बाद है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। 25 करोड़ है, इसको लैक्स में कर दो, 2500 लैक्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10.5% हो गया, बोलो 2500 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 10.5%, विच इज 262.5, ये ऐड करना पड़ेगा, ये आ गया 347.5 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 262.5, विच इज इक्वल टू 780। दोस्तों आ गया, इसको बोलेंगे इबिट्टा, क्या बोलेंगे, इबिट्टा, EBIDTA, जगह कम है, EBIDTA, ये बना मेरा 780 लाख, है ना। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा मैक्सिमम, इसमें इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउ इज 30% ऑफ 780 लाख, 30% ऑफ 780 लाख, विच इज इक्वल टू 234। इससे ज्यादा हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो आप लोगों ने निकाल भी लिया था, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना दिया है, 262.5, तो कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, इतना ही इंटरेस्ट अलाउड होगा,
तो 234 लाख रुपीस आप माइनस कर लो, 780 लाख माइनस 234 लाख विच इज, अगर आप मुझसे इंटरेस्ट के बाद का पूछोगे प्रॉफिट विच इज 546 लाख। अभी हालांकि ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट के बाद बता दिया मैंने, हालांकि अभी हमने इतना लेवल पर जाना भी नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप मुझसे पूछो कि एलिजिबल इंटरेस्ट कितना, तो एलिजिबल इंटरेस्ट है 234, और आप मुझसे पूछो इनएलिजिबल कितना है, क्या एलिजिबल नहीं है, तो भाई 262.5 आपने क्लेम कर रखा है, जबकि 234 आपको मिलना चाहिए, तो आपने 28.5 इनएलिजिबल है, ये एड बैक करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्या ये बात क्लियर है? 7 नंबर का क्वेश्चन भाई साहब, मौज है आपकी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा मुझे इस पे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, खत्म। इस टॉपिक पे मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब हम लोग ना गार करेंगे। क्या करेंगे? गार। तो ना गार को समझने के लिए आपको एक बात, दो बातें कुछ पहले से समझनी होंगी। नाउ दिस इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहां पर ये पढ़ने जा रहे हैं कि अब कैसे लोग जो टैक्स अवॉइड करते हैं उनके लिए रूल बनाया गया ताकि वो लोग टैक्स अवॉइड ना कर पाए, एंटी अवॉइडेंस। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग गार वी विल रिवाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या हमें पता होना चाहिए? इसके ऊपर कई बार मैंने क्वेश्चन भी देखे, एमसीक्यूज में आ रहे हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट में क्या फर्क है? तो प्लानिंग इज लीगल वे टू रिड्यूस टैक्स। ठीक है, एग्जांपल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80। टैक्स अवॉइडेंस इज अवॉइडिंग द टैक्स बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स। जब हम कुछ कानून में कमियां देखकर उसका बेनिफिट क्लेम करते हैं ना, तो हम उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। जैसे सेल एंड लीज बैक, मान लो मैंने सेल कर दिया एसेट, एसेट सेल करने के बाद मैंने लीज बैक पे ले लिया। इससे मुझे फायदा क्या होता है? क्योंकि लीज बैक लेने पर मैं लीज रेंटल पे करूंगा, मैं शो कर दूंगा मैं लीज रेंट पे कर रहा हूं, एसेट मेरे पास ही पड़ा है। बट सेल करने पर मेरे को पैसा भी आ गया, मेरे पास क्या आ गया? सेल करने में पैसा आ गया। और मैंने लीज बैक मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट दे रहा हूं और उसका मैं एक्सपेंस की डिडक्शन क्लेम कर लूंगा, तो मैं टैक्स बेनिफिट ले पाता हूं, है ना। सो डेप्रिसिएशन जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, डेप्रिसिएशन तो कम मिलता है, बट जो एसेट का लीज वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है ना। तो इस वजह से आप एक्सपेंस क्लेम कर लेते हो। दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन इज इलीगल वे। जब आप इनकम को छुपा देते हो या एक्सपेंसेस बढ़ा देते हो, तो ये इलीगल वे है टैक्सेस को रिड्यूस करने के। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है कंप्लाइंग विद द लॉ। जब आप लॉ से कंप्लाई करते हो तो हम उसको टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बातें हमें पता है। सर ये गार क्या चीज है वो बताओ ना। इन एन इवेंट ऑफ मॉडरेट रेट्स ऑफ टैक्स, इट इज नेसेसरी दैट करेक्ट टैक्स बेस बी सब्जेक्ट टू टैक्स in the face of aggressive tax planning for the residents as well as source. Most of the countries have codified the substance over form doctrine in the form of general anti-avoidance rule. लोग भरपूर टैक्स प्लानिंग करके टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि रेजिडेंट्स कंट्री को टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, और एज वेल एज सोर्स कंट्री पे भी टैक्स प्लानिंग करते हैं। अब ऐसे केस में क्या है कि वो कंट्रीज क्या करती हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपने अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। सब्सटेंस का मतलब होता है फैक्ट्स, फॉर्म का मतलब होता है लीगल। जब लीगली आप क्या शो करते हो, डिस्क्लोजर, और सब्सटेंस क्या बोलते हैं, फैक्ट्स क्या बोलते हैं। क्या ना, फैक्ट्स को ऊपर रखेंगे ओवर फॉर्म। ठीक है, अगर फैक्ट्स नजर आते हैं। दोस्तों इसको गवर्नमेंट ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने इसको जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का नाम दिया है। तो कहता है कि हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को सोचते हुए कि जहां जहां फैक्ट्स हमें नजर आ रहे होंगे हम उसको ध्यान रखेंगे। लीगली क्या दिखा रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, फैक्ट्स क्या दिखेंगे वो मैटर करेंगे। और वहां पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल बनाया गया। ठीक है, हमारे देश में भी और हमारे देश जैसी और भी कंट्रीज में। इन सम ऑफ द केसेस देयर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सार। हाँ, कुछ केसेस में सार भी लगता है, ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी रूल होता है। ठीक है, और ये लगता है जैसे कि सेक्शन 48(2) के अंदर, 222E डिविडेंड के अंदर डीम डिविडेंड होता है। Now, GAR की एप्लीकेबिलिटी हमें पढ़नी है स्पेसिफिकली। तो GAR provides that an arrangement entered into by assessee that may be declared to be an impermissible avoidance agreement and the consequence in relation to tax arising from therefrom may be determined as per the provision of this chapter. क्या होता है कि GAR का मतलब यह है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट जहां पर एक असेसी, एक कंपनी क्या कर रहा है? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट करता है। कोई ऐसा अरेंजमेंट करता है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जो कि इम्परमिसिबल है, अलाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उससे क्या होता है? टैक्स की चोरी होती है। तो वो चीज पर पकड़ रखने के लिए गार बनाया जाता है कि कोई ऐसा काम ना कर सके। सो गार प्रोवाइड्स एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय एन एसएससी, एक एसएससी जिसने क्या किया? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किया, एंड द कॉन्सिक्वेंस इज इन रिलेशन टू टैक्स अराइजिंग फ्रॉम may be determined as per the provision of this chapter. तो उसके जो टैक्स है वो टैक्स कितना बचा पा रहा है
उस पर फोकस किया गया है गार के अंदर। और वो गार ऐसा क्या रूल बनाता है कि आप टैक्स ये काम अवॉइड नहीं कर पाओगे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ दिस सेक्शन स्टार्ट विद नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, व्हिच मींस इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ अदर सेक्शंस, अगर सेक्शन दूसरे होंगे और गार भी लग रहा होगा तो कौन प्रिवेल करेगा, तो इसमें साफ तौर पे लिखा है देन दिस सेक्शन शैल प्रिवेल ओवर ऑल द अदर सेक्शंस। मतलब कहीं पर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, और वो प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में गार अप्लाई होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ। गार ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ डीटीए। मान लो दो देशों के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी हुई और उस अवॉइडेंस ट्रीटी के अंदर जो कुछ एग्रीमेंट में टर्म्स लिखे थे, बट गार कुछ कहता है, तो गार के प्रोविजंस उनके अगेंस्ट है, तो ऐसे केस में गार के प्रोविजंस प्रिवेल होंगे, डीटीए की वैल्यू नहीं होगी। गार वुड अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट इन रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर arising in aggregate to all the parties to the arrangement exceeding sum of 3 crores। याद रहे कि गार तभी लगता है जब अरेंजमेंट जो होता है, जो अरेंजमेंट है, जो पार्टीज ने टैक्स प्लानिंग की है, वो जो टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, तो गार लगेगा। गार प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19। गार not applicable in the case of FII who has invested in the securities in India with a prior permission of competent authority and has not taken any benefit under DTA। गार उन FII पे नहीं लगेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे नहीं लगेगा जो हमारे देश की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं अंडर द गाइडलाइंस, प्रायर परमिशन लेते हुए, बट हैज नॉट टेकन एनी बेनिफिट, डीटीए का बेनिफिट भी उन्होंने नहीं लिया, तो ऐसे केस में हम गार नहीं लगाएंगे। डीटीए का बेनिफिट ले नहीं रहे, ठीक है, और वो हमारे देश की सिक्योरिटीज खरीदे, जब डीटीए का बेनिफिट नहीं ले रहे तो क्या दिक्कत है। और इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय एनआर इन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ FII। Now, what is offshore derivative instrument? Now, these are participatory notes। बच्चों, participatory notes होते हैं, ये वो नोट्स हैं जहां पे दूसरे देश की कंपनीज हमारे देश के इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है इन नोट्स के जरिए। आपने वो GDR ADR तो सुना ही होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो वैसे ही पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं इनको। ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है कि दूसरे देश की कंपनीज हमारे देश की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, इसके जरिए करती है, तो ऐसे एनआर करती है, नॉन रेजिडेंट्स। बट दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया इनके ऊपर गार अप्लाई नहीं होगा। याद रहे, गार किन पर अप्लाई नहीं होगा? FIIs जिन्होंने हमारे देश की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है बाय विद अ प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड डज नॉट टेकन द बेनिफिट ऑफ DTA। नंबर 2, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि नॉन रेजिडेंट ने की है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उनके ऊपर भी ये गार अप्लाई नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट है क्या? अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स रिफंड। अगर टैक्स अवॉइड कर रहे हो या टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे हो, या रिडक्शन इन टोटल इनकम, या इंक्रीज इन लॉसेस, तो ऐसे केस में टैक्स बेनिफिट क्लेम करो। सर, ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या है? सेक्शन नंबर 96। IAA मींस एन अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। पहला, मेन पर्पस या वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ विच इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। भाई सिंपल सी बात है, अगर बेनिफिट टैक्स बेनिफिट लेने का है, अगर पर्पस टैक्स बेनिफिट लेने का है, तो इसको IAA बोलेंगे, ठीक है, मेन पर्पस ये होना चाहिए। एंड इट क्रिएट्स right or obligation which are not ordinarily created between the persons dealing arm length। कह रहा है it creates rights, obligations which are not ordinarily created between the persons dealing arm length or results in misuse or abuse of the provisions of that। क्या बोला? या तो वो right and obligation create कर रहा है which are not ordinarily created between the persons, ठीक है, dealing with arm length के अंदर वो काम नहीं कर रहे, और results in misuse or abuse of the provision of that, मतलब उस एक्ट का प्रोविजंस के अब्यूजमेंट हो रही है। अब्यूजमेंट मतलब भाई ऐसे कह सकते हो कि उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। एंटर्ड एंड कैरिड इन अ मैनर व्हिच आर नॉट ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड फॉर बोनाफाइड पर्पस, यानी जेन्युइन पर्पस के लिए आप उसको बेनिफिट क्लेम, जेन्युइन पर्पस नहीं है आपका, पर्पस जेन्युइन नहीं है आपका, पर्पस रियल नहीं है, डुप्लीकेट है। लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब जहां पर लगे कि हाँ कमर्शियल सब्सटेंस लैक्स है, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस कम है, लैक्स ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मतलब कम है ना, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, या फिर डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो फिर से मैं बोल रहा हूं, सेक्शन नंबर 96 इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कौन सी चीजें हैं? 2 कह रहा है हम उसको इम्परमिसिबल बोलते हैं जब कभी मेन पर्पस आपने टैक्स बेनिफिट लेने का है, नंबर 1, एंड नंबर 2, इट क्रिएट्स राइट्स ऑब्लिगेशन विच आर नॉट ऑर्डिनरली क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग आर्म्स लेंथ। यार जो बंदे आर्म्स लेंथ पे डील कर रहे होंगे उनमें तो दिक्कत है ही नहीं, डीलिंग वहां पे दिक्कत है जो आर्म्स लेंथ में डील नहीं कर रहे, क्योंकि आर्म लेंथ में डील कर रहे हो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू पे डील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स इन मिसयूज ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दैट, ठीक है। नंबर 3,
विच आर नॉट ऑर्डिनरली इंप्लॉयड फॉर अ बोनाफाइड पर्पस, मतलब जो ट्रांजेक्शन है ये बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं है। नंबर 4 लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, और हम कह सकते हैं डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। सेक्शन नंबर 97 बात करता है कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस होती है। नंबर 1 सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स फॉर्म। फॉर्म मतलब मैंने बताया ना डिस्क्लोजर्स वाली बात है, और सब्सटेंस मतलब फैक्ट्स। कह रहा है फैक्ट्स जो है वो डिफर कर रहे हैं फॉर्म से। एग्जांपल के तौर पे अ ट्रांजैक्शन हैज बीन स्टेटेड टू बी अ सेल, मतलब सेल एंड लीज ट्रांजैक्शन, बट इन सब्सटेंस इट इज ओनली अ मेक एंड बिलीव स्टोरी। क्या मतलब आपको ये बता दिया कि सर हमने सेल एंड लीज किया है, ठीक है, एक्चुअल में वो सेल एंड लीज भी दिखावा है, आपने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ऐसा काम किया है। अगर आप ऐसा करते हो तो हम कह सकते हैं ना दिस इज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या मेरी बात समझ में? और जब लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो ऐसे केस में हम इसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कहते हैं। तो मतलब आप जानबूझ के ऐसा काम करते हो ताकि टैक्स बचा सको, और अगर आपने ऐसा किया है तो हम इसको इम्परमिसिबल बोलेंगे। सेक्शन नंबर 96 द ओनली पर्पस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ सच लोकेशन ऑफ द एसेट या ट्रांजेक्शन या प्लेस ऑफ रेजिडेंस of any party is to obtain any tax benefit, and there is no substantial commercial purpose for selecting such location। क्या मतलब है? कह रहा है अगर कोई पर्पस है लोकेशन का, लोकेशन किस चीज का, एसेट के लोकेशन का, ट्रांजेक्शन का, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी पार्टी, इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। आप ऐसी जगह पर एसेट रखना चाह रहे हो या ट्रांजेक्शन रखना चाहते हो जो ऐसा देश है जिस देश में टैक्स ही नहीं लगता, ठीक है, आप टैक्स बेनिफिट क्लेम करना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपने कोई ऐसी सेटिंग करी कि ताकि आपको टैक्स ना पे करना पड़े। दोस्तों अगर कोई ऐसा पर्पस है जहां पे आप टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, सो देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस फॉर सिलेक्टिंग सच लोकेशन। मतलब हमें कोई परफेक्ट जेन्युइन रीजन नहीं नजर आ रहा कि आप ऐसा क्यों करते हो। मतलब आप लोकेशन क्यों चुन रहे हो एसेट की, कोई लोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों आपकी अलग कंट्री है। तो मतलब वो एग्जांपल के तौर पे ट्रांजेक्शन है बिटवीन ए लिमिटेड ऑफ नीदरलैंड एंड बी लिमिटेड ऑफ हांगकांग which is executed through C Limited, which is C Limited in a tax haven। मतलब एक टैक्स हेवन कंट्री के थ्रू आपने ट्रांजैक्शन करा दी सी लिमिटेड की। तो भाई साहब हुआ क्या कि मान लो कोई परचेज है जो कि सी लिमिटेड ने कर लिया और सेल दिखा दी कहां पे, टैक्स हेवन कंट्री में। अब टैक्स हेवन कंट्री में तो टैक्स है ही नहीं, ठीक है, बट परचेज कहां कर दी, इंडियन कंपनी ने। अब इंडियन कंपनी अपनी इनकम को कम कर सकेगा और टैक्स बचा सकेगा। दोस्तों अगर गवर्नमेंट को कहीं भी नजर आता है कि ये इम्परमिसिबल है, ऐसा काम नहीं कर सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड एज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, हम इसको इम्परमिसिबल बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? याद रहे जब भी कभी लोकेशन ऑफ एसेट या लोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन या प्लेस ऑफ रेजिडेंस इसलिए चेंज किया जाता है या इसलिए अलग किया जाता है सो दैट आप वहां पर टैक्स अवॉइड कर सको, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं डीम्ड कमर्शियल, नॉट हैविंग अ कमर्शियल सब्सटेंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? और क्या हो सकता है? Arrangement does not significantly affect the business risk. Non-cash net cash outflows of any party to the arrangement। एक्चुअल में दिखावा किया गया कि कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है, बट एक्चुअल में कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। अगर कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो ये क्या है? ये लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं ना। सो एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन टैक्स हॉलिडे एरिया, ऐसा एरिया जहां पे टैक्स है ही नहीं, देना ही नहीं है। टेकन अप प्लांट एंड मशीनरी ऑन रेंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम सिस्टर कंसर्न, अपनी जान पहचान वाली कंपनी से 1 करोड़ की मशीनरी रेंट पे ले ली, to another sister concern for 3 crores and given it to on rent to another sister concern, अपनी एक और पहचान वाली कंसर्न को 3 करोड़ की रेंट पे दे दी। अब जिसको रेंट पे दे दी वो खर्चा दिखाएगा तो प्रॉफिट क्या कर देगा, कम, टैक्स बेनिफिट क्लेम करना चाहेगा, वो इंडियन कंपनी हो सकती है। और दूसरी जिसने रेंट पे ली, ठीक है, महंगे पे ली, वो टैक्स हेवन वाली कंट्री में बैठा हुआ है, तो भाई साहब वहां पे टैक्स बचा लिया। समझ में आ रहा है? ये कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है। मतलब आपको गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जेन्युइननेस नहीं है इसके अंदर, रियलिटी नहीं नजर आ रही। क्या मेरी बात समझे? ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स राउंड ट्रिपिंग व्हिच इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट इन व्हिच थ्रू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, राउंड ट्रिपिंग व्हिच इंक्लूड्स, राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है घुमाना, हाँ, गवर्नमेंट को घुमाना, ऑफिसर को घुमाना, उनको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। राउंड ट्रिपिंग व्हिच इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट इन व्हिच थ्रू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन फंड्स आर ट्रांसफर्ड अमंग द पार्टीज, एक दूसरे को फंड्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप कंपनी है, इन प्रॉफिट ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम मार्केट, लोन लेती है मार्केट से, एंड गिव्स लोन टू सिस्टर कंसर्न इंटरेस्ट फ्री एंड क्लेम्स इट टू बी अ बिजनेस पर्पस। क्या मतलब है? कह रहा है एक ग्रुप कंपनी है जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, उन्होंने लोन ले लिया मार्केट से एंड गिव्स अ लोन टू सिस्टर कंसर्न, जो पहचान वाली कंपनी है, उसको लोन दे दिया,
इंटरेस्ट फ्री बेसिस पर, उसको इंटरेस्ट फ्री बेसिस पे दे दिया एंड क्लेम्स इट टू बी फॉर अ बिजनेस पर्पस, मतलब ये शो कर दिया कि बिजनेस पर्पस के लिए लोन दिया है। दोस्तों अगर कोई कंपनी ऐसा करती है और वो अपने अपने नाम पे इंटरेस्ट शो करती है क्योंकि खुद प्रॉफिटेबल कंपनी है और लोन दिलवा दिया ऐसी कंपनी को जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ताकि वहां पर हम उसको लोन, उनको फंड दे सके। दोस्तों ये राउंड ट्रिपिंग है, यहां पे टैक्स भी बचाया जा रहा है, प्रॉफिट वाली कंपनी को नुकसान दे दिए ताकि टैक्स कम कर दिया जाए, ठीक है, और लॉस वाली कंपनी जिसको पैसा चाहिए था उसको फंड्स भी अरेंज करवा दिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये गलत है, ये इनपरमिसिबल है। लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, कह रहा है फंड्स आर ट्रांसफर्ड अमंग द पार्टीज। नंबर 2, सच ट्रांजैक्शन हैव नो कमर्शियल सब्सटेंस पर्पस अदर देन ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट। कह रहा है कंपनी है जिसने परचेज किए शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी फ्रॉम अनदर ग्रुप कंपनी एट लो वैल्यू, दिस रिजल्ट इन लॉस। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के, अपनी पहचान वाली कंपनी के शेयर सस्ते में खरीद लिए, तो उससे क्या हो गया? लॉस हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ऐसे केस में क्या हो गया? लॉस हो गया, उस कंपनी को लॉस हो गया क्योंकि उसने सस्ते में बेच दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अच्छा, वो जो कंपनी लॉस बुक कर रही है वो टैक्स बचाना चाह रही होगी इसलिए ऐसा कर रही है। क्या मेरी बात समझे? तो ये सब स्ट्रैटेजी होती है। ये कंपनीज एक दूसरे के साथ रिलेटिव कंपनीज बना के करते क्या है? यही तो करते हैं। इट इज इररिलेवेंट दैट फंड्स इन्वॉल्व्ड इन राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग कैन बी ट्रेस्ड टू एनी फंड ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड, टाइम और सीक्वेंस इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड, मैनर और मोड इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड। कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो फंड्स हैं आर इन्वॉल्व्ड इन राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग कैन बी ट्रेस्ड इनटू एनी फंड ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड। क्या वो ट्रेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते? फंड्स कहां पे हैं, किस अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में शो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये मैटर नहीं करता। कह रहा टाइम और सीक्वेंस ऑफ फंड्स, ये मैटर नहीं करता कि किस टाइम पे हुए, सीक्वेंस क्या है, मैनर और मोड हमें रिलेवेंट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल के तौर पे एक ग्रुप कंपनी है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो कि लोन ले रही है मार्केट से, यूजेस अ लोन फॉर बिजनेस एंड गिव्स लोन टू सिस्टर कंसर्न। अभी हमने बात करी, बिल्कुल वही एग्जांपल आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। Any accommodating party, that is a party, the main reason for whose participation is to obtain directly or indirectly a tax benefit. एक accommodating party होती है, जो accommodating party है वो help दे रही है, that is called accommodating, मदद कर रही है टैक्स बचाने के लिए। Any accommodating party, that is a party, the main reason for whose participation is to obtain directly indirectly a tax benefit. It is irrelevant that accommodating party is associated person or not. जैसे कि एक एग्जांपल है, ए लिमिटेड सेल्स द शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड एट अ लोअर वैल्यू, ठीक है, एंड बुक्स अ लॉस, लॉस भी बुक कर दिया। बी लिमिटेड ट्रांसफर्स द शेयर्स एट हायर प्राइस इन द मार्केट एंड बुक्स अ प्रॉफिट। सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट चाहती थी तो उसने प्रॉफिट दिखाने के लिए उसी शेयर को जो सस्ते में खरीदा उसने आगे महंगे में बेच दिया, तो वहां पे प्रॉफिट दिखा दिया। और ए कंपनी ने जो लॉस दिखाना चाहती थी, ठीक है, उसने क्या किया? सस्ते रेट पर शेयर्स बेच दिए अपनी सिस्टर कंसर्न को। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे केस में आपने बी लिमिटेड का इस्तेमाल किया है एज एन अकोमोडेटिंग पार्टी। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड और बी लिमिटेड ने आगे, तो बी लिमिटेड एज अकोमोडेटिंग पार्टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एलिमेंट्स हैव इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसिलिंग ईच अदर। कह रहा है कोई दो एलिमेंट्स हैं, जब जैसे क्लबिंग में होता था, क्रॉस ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, जहां पे एक ब्रदर ने अपनी भाभी को गिफ्ट कर दिया एसेट, और जो ब्रदर है, मतलब मान लो मैं अपने भाभी को गिफ्ट कर देता हूं एसेट, और मेरा ब्रदर मेरी वाइफ को एसेट गिफ्ट कर देता है, उससे क्या होगा कि क्लबिंग नहीं होगी। तो ये टैक्स की चोरी ही तो है दोस्तों। ये जो काम करना है ये काम गलत है, और ये जब भी कभी पकड़ा जाएगा, दिस कॉल्ड एज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, हम कह सकते हैं इम्परमिसिबल। क्या ये? इम्परमिसिबल। अ ट्रांजैक्शन conducted through one or more persons and disguises the value, location, source, ownership, control of funds। कह रहा है अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है एक और एक पर्सन से ज्यादा के बीच में, disguises the value, location, source, आपने छुपाने के लिए ऐसा काम किया। फॉर एग्जाम्पल, शेयर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन इंडिया बाय कंपनी इन मॉरिशस, द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंडियन कंपनी, नॉट डिस्क्लोज, मतलब सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया, तो दोस्तों यहां पे क्लियरली आप टैक्स बचाने की ये काम कर रहे हो, तो ये इम्परमिसिबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन नंबर 98 जो कि कॉन्सिक्वेंसेस है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, सेक्शन नंबर 98 कह रहा है इफ अरेंजमेंट इज डिक्लेयर्ड टू बी एन IAA then the consequences shall be determined in such manner as is deemed appropriate in the circumstance of the case। यानी केस को एग्जामिन किया जाएगा, और उस केस को एग्जामिन करने के वक्त अगर गवर्नमेंट ऑफिसर को, एओ को, असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है
कि आपका जो अरेंजमेंट है वो IAA के अंदर क्वालिफाई होता है, तो ऐसे केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पहला, द इंपैक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ ट्रांजेक्शन एज IAA may result in the following situation. Number one, disregarding, combining or recharacterizing any step in or part or whole of the IAA. कोई कंपनी है, दो कंपनीज है, ये लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है और दिखाया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है ऐसे कोई ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट कह रहा है डिसरिगार्ड किया जाएगा। कंबाइनिंग, डिसरिगार्डिंग और कैरेक्टराइजिंग एनी स्टेप इन, जो भी आपने ये स्टेप किया ना, तो इसको डिसरिगार्ड किया जाएगा। यानी हम वो कंपनी जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन की है, हम मानेंगे ही नहीं वो कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। डिसरिगार्ड मतलब है वो कंपनी की औकात ही नहीं है ही नहीं कोई कंपनी ऐसी। मेरी बात समझे, दो कंपनीज है, आपस में कोई ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है और ये चीज इम्परमिसेबल है, तो गवर्नमेंट कहेगा उन दोनों को एक ही मानेंगे, दोनों कंपनीज को क्या मानेंगे, एक ही कंपनी है। मतलब या तो कंबाइन कर देंगे या डिसरिगार्ड कर देंगे, वो जो दूसरी कंपनी जिसके ट्रांजैक्शन करी है वो कोई कंपनी नहीं है। मेरी बात समझ में। नंबर 2, ट्रीटिंग द IAA एज इफ इट हैड नॉट बीन एंटर्ड इनटू और कैरिड आउट। मतलब आपने कोई अरेंजमेंट करी, एग्रीमेंट किया, कोई ट्रांजैक्शन करी, माना जाएगा कि आपने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करी नहीं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है, 0। डिसरिगार्डिंग एनी अकोमोडेटिंग पार्टी और ट्रीटिंग एन अकोमोडेटिंग पार्टी एंड एनी अदर पार्टी एज वन एंड द सेम पर्सन। जैसे एक एग्जांपल है दोस्तों, एक फॉरेन कंपनी है जो कि सब्सिडरी है इंडियन कंपनी की, इंडियन कंपनी होल्डिंग कंपनी है, फॉरेन कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। इस इंडियन कंपनी की जिसकी आप सब्सिडरी हो, फॉरेन कंपनी चाहती है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे और वो इंडियन कंपनी को भी डिविडेंड दे। फॉरेन कंपनी खुद चाहती है कि डिविडेंड दे, बट देना नहीं चाह रही क्योंकि देगी तो टैक्स देना पड़ेगा इंडियन कंपनी को, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। इसलिए प्लानिंग कुछ इस प्रकार की उस सब्सिडरी कंपनी ने कि बैंक को जाके पैसा डिपॉजिट करा दिया, बैंक को डिपॉजिट करा दिया पैसा, और उस बैंक ने इंडियन कंपनी को लोन दे दिया। मेरी बात समझ में, बैंक ने, उस फॉरेन कंपनी ने उस बैंक के अंदर, एक बैंक के अंदर मान लो 10 करोड़ का डिविडेंड देना था, 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा दिए, 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा दिए और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा है, और उतना ही इंटरेस्ट लोन पर वो पैसा जो है वो इंडियन कंपनी रख लेगी और उसको एज अ लोन मिल जाएगा। मेरी बात समझ में ही। ऐसे केस में ये जो बैंक है ना, इसको क्या बोला जा रहा है, अकोमोडेटिंग पार्टी। क्या बोला जा रहा है, अकोमोडेटिंग। जिसकी मदद से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना जो कि इम्परमिसेबल है, ऐसी पार्टी को हम अकोमोडेटिंग पार्टी बोलते हैं। अब यहां पर बैंक अकोमोडेटिंग पार्टी है, बात समझे, बैंक एक अकोमोडेटिंग पार्टी है। दे आर ट्राइंग टू अवॉइड टैक्स, डिविडेंड इनकम। लोन है ना, लोन इनकम तो होती नहीं, तो बैंक से लोन ले लिया और फॉरेन कंपनी ने डिपॉजिट करा दिया। आप देख रहे हो ना, प्लानिंग देख रहे हो, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है। और वो डिविडेंड देना चाहते हैं, डिविडेंड ना देकर उन्होंने इस प्रकार कर दिया, टैक्स भी बच गया और उस बैंक की हेल्प ले ली। तो बैंक ने कर दी मदद, बैंक ने कहा कि ठीक है आप मुझे पैसा दो, मैं इनको लोन दे दूंगा। क्लियर। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला अगर ये IAA है ना, अगर ये इम्परमिसेबल है, डिसरिगार्ड कर देंगे अकोमोडेटिंग पार्टी। कह रहा है ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं, मतलब बैंक है ही नहीं। यह माना जाएगा कि इस सब्सिडरी कंपनी ने इंडियन कंपनी को लोन दिया, और अगर सब्सिडरी कंपनी ने इंडियन कंपनी को लोन दिया है ना, तो दोस्तों आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा होगा अदर सोर्सेज चैप्टर में 222E, जहां पे लोन अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं इंटर के टॉपिक भी पढ़ने हैं, तो इंटर के टॉपिक भी पढ़ेंगे। उसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पूरी थ्योरी दे भी रहा हूं, आप लोग रिवाइज उसको भी करना है, इंटर के टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं करेक्शन जरूर है। तो 222 में पढ़ा था लोन्स
एंड एडवांसेस अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिविडेंड मान लिया जाएगा। कह रहा है वो लोन डिविडेंड मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? D. Deeming the persons who are connected persons in relation to each other to be a one and the same person for the purpose of determining tax treatment of any amount. कह रहा कोई दो पर्सन्स हैं, उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई और वो IAA माना गया है ना, वो कनेक्टेड है, तो माना जाएगा कि ये दोनों एक है, माना जाएगा ये दोनों एक है। ओके। रीएलोकेटिंग द अमंग द पार्टीज टू द अरेंजमेंट any accrual or receipt of capital or revenue nature। ये देखो कह रहा है reallocating among the parties to the arrangement any accrual or receipt of capital or revenue nature। ये देखो एक फॉरेन कंपनी है A और एक इंडियन कंपनी है और एक और फॉरेन कंपनी है, इसका नाम है B। इंडियन कंपनी इस B कंपनी को क्या दे रही है? इनकम दे रही है, कोई इनकम है जो इंडियन कंपनी ने बी को देना है और उस बी ने फॉरेन कंपनी को देना है। समझे? ऐसे केस में इंडियन कंपनी जो एक्सपेंस पे कर रही है वो दिया जा रहा है किसको? बी को, और बी किसको दे रही है? ए को। मेरी बात समझ में आई? अब ये दोनों कंपनीज एक्सपेंस शो कर देती हैं, एक्चुअल में वो इनकम एक्रूड बी, एक्रूड क्या है? बी के लिए 100% वो बी का था, जो इनकम है वो बी की तरफ थी 100%। ठीक है, और वही इनकम बी ने किसको दे दी? ए को। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे तो एक्रूअल जो है वो चेंज कर सकता है और कह सकता है हम इसको 100% करके इधर क्या कर देंगे? 0, कि बी को ये इनकम थी नहीं, माना जाएगा कि आप डायरेक्टली इनकम किसको दे रहे हो? आप डायरेक्टली इनकम किसको दे रहे हो? ए को दे रहे हो। मतलब अगर आप बीच में एक पार्टी शो करके आप इनकम को दिखाना चाहते हो कि आपने उसको इनकम दी क्योंकि उसने कमाया है हमसे, और बी ने आगे ए को दिया, दोस्तों टैक्स बचाने के लिए आप ये काम नहीं कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट की नजरों में आ गया कोई IAA है तो वो रीएलोकेट कर देगी। क्या कर देगी? उसको रीएलोकेट। रीएलोकेट का मतलब है क्या है? इस 100 को 0 कर देगी और इस 0 को वापस 100 कर देगी। यानी ये माना जाएगा बी ने ए को इनकम दी है, ठीक है, बट ए ने बी को दी है, ये नहीं माना जाएगा। अगर ए ने बी को नहीं माना जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो गया तो खर्चा अलाउ नहीं होगा, खर्चा अलाउ नहीं होगा। मतलब शो ये किया जा रहा था कि इंडियन कंपनी पैसा दे रही है जबकि पैसा बी ए को दे रहा है। ठीक है, फॉरेन कंपनी को दे रही है, और शो ये किया जा रहा था कि इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को दे रही है। तो अगर ऐसा डिस्क्लोज किया जा रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है अगर ये IAA पकड़े गए ना तो ऐसे केस में एक्रू चेंज किया जा सकता है कि 100% ये माना जा सकता है कि ए ने बी को नहीं दिया और बी ने ए को दिया है। तो ऐसे केस में हम इस एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देंगे, और अगर एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया तो आप समझते हो प्रॉफिट क्या हो गया? ज्यादा, और टैक्स आपको ज्यादा भरना पड़ेगा। तो reallocating among the parties to the arrangement any accrual or receipt of capital or revenue nature or any expenditure, deduction, relief or rebate। मतलब किसी खर्चे को, किसी डिडक्शन को जो इंडियन कंपनी है उसने ज्यादा क्लेम किया हुआ है, खर्चा ज्यादा क्लेम किया हुआ है, दिखाने के लिए खर्चा ज्यादा क्लेम किया, एक्चुअल में खर्चा कम किया है, दिखाया ज्यादा का, तो उसको रीएलोकेट कर सकती है। ये कौन करेगा? एओ, assessing officer। F, treating the place of residence of any party to the arrangement or the situs मतलब location of the asset or transaction at a place other than the place of residence, location of asset या location of transaction as providing under an arrangement। कह रहा है ऐसा हो सकता है कि आपकी जो रेजिडेंस की प्लेस है, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस of any party to the arrangement or the situs of any asset यानी location of any asset or transaction at a place other than the place of residence। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपके रेजिडेंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो रेजिडेंस वाली प्लेस नहीं है, ये ट्रीट कर सकते हैं। द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी पार्टी टू द अरेंजमेंट
और द साइटस ऑफ एनी एसेट, यानी लोकेशन ऑफ एनी एसेट। जैसे करते हैं ना कुछ लोग, एसेट ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं जिस देश में टैक्स नहीं लगता, टैक्स हेवन कंट्री में। तो मेरे देश का एसेट है, बट आपने ये एसेट कहां ट्रांसफर कर दिया, ऐसे एसेट ऐसी जगह पर जो टैक्स हेवन कंट्री है, ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। लोकेशन को क्या कर दिया चेंज, और ये IAA पाया गया। अगर ऐसा है तो वो, अगर गवर्नमेंट की नजरों में पता चल रहा है उनको कि जानबूझ के टैक्स हेवन कंट्री में डाला गया, तो ऐसे केस में उसको रीलोकेट कर सकते हैं, उस एसेट को वापस इंडिया के अंदर या दूसरे देश में, जिस भी देश में टैक्स पर्पस के लिए अगर आपने ऐसा किया है, तो यस, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी पार्टी और द साइटस ऑफ एनी एसेट or transaction at a place other than the place of residence, location of asset or location of transaction as provided under an arrangement. ये देखो, हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, ट्रीटिंग द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी पार्टी टू द अरेंजमेंट और द साइटस ऑफ एनी एसेट और ट्रांजेक्शन एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या कर सकती है, उसका रिलोकेट कर सकती है कि आपने जानबूझ के ऐसा किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं ये कॉन्सिक्वेंसेज है। ऐसा होगा तब जब तुम IAA, तुम्हारी ट्रांजेक्शन IAA मानी गई। ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कनेक्टेड पर्संस एंड अकोमोडेटिंग पार्टी। अब ये जो कनेक्टेड पर्संस है, जो IAA में पाए जाते हैं या फिर अकोमोडेटिंग पार्टी है, सेक्शन नंबर 99 में उसकी ट्रीटमेंट लिखी है। कह रहा था टैक्स अथॉरिटीज कैन ट्रीट द पार्टीज हु आर कनेक्टेड पार्टीज इन रिलेशन टू ईच अदर एज वन एंड द सेम पर्सन। हाँ ठीक बात है, अभी हमने पढ़ा भी तो था। कह रहा दोनों पार्टीज को, जो दोनों पार्टीज कनेक्टेड पार्टीज है, उनको एक मान लेंगे, टैक्स अथॉरिटीज मान सकती है। नंबर 2, डिसरिगार्ड एनी अकोमोडेटिंग पार्टी। किसी अकोमोडेटिंग पार्टी को डिसरिगार्ड कर सकती है, मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर 3, ट्रीटिंग द अकोमोडेटिंग पार्टी एंड द अदर पार्टी एज वन द सेम पर्सन। वही जैसे बैंक वाला एग्जांपल था, उसमें ये किया जा सकता है कि बैंक और ये जो सब्सिडरी फॉरेन कंपनी है, ये दोनों एक ही है, और अगर ये दोनों एक ही है तो ये माना जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को लोन दे रही है। क्या ये बात क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 99 किसके बारे में? अकोमोडेटिंग पार्टी और कनेक्टेड पर्संस के बीच में जो ट्रीटमेंट, जो इनका जो ट्रीटमेंट है, अगर वो IA पकड़े गए तो क्या होगा कि ट्रीट द पार्टीज हु आर कनेक्टेड, इनको वन एंड द सेम पर्सन माने गए। नंबर 2, डिसरिगार्डिंग अकोमोडेटिंग पार्टी। नंबर 3, ट्रीटिंग द अकोमोडेटिंग पार्टी एंड द अदर पार्टी एज वन एंड द सेम पर्सन। नाउ सेक्शन नंबर 100, देखो सीक्वेंस में याद करो। सेक्शन नंबर 96 हमने किया था, फिर किया 97, बोलो 96 से हमने स्टार्ट किया था, 95 से एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार, फिर हमने पढ़ा था 96 इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, फिर हमने पढ़ा 97 ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी लैक कमर्शियल सब्सटेंस, फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 98 ये था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। सेक्शन नंबर 99 ये बात कर रहा है ट्रीटमेंट ऑफ कनेक्टेड पर्सन एंड अकोमोडेटिंग पार्टी। सेक्शन नंबर 100, द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, कह रहा है जो भी प्रोविजंस है ना इस चैप्टर के, चैप्टर 10A कहते हैं इसको, लिखना चाहो लिख लो, चैप्टर 10A। जैसे 80C to 80U को 6A बोलते हैं ना, इसको 10A बोलते हैं। The provision of this chapter shall apply in addition to or in lieu of any other basis for determination of tax liability। कह रहे हैं ये जो चैप्टर है, जो भी प्रोविजन इसमें अप्लाई हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम टैक्स निकालेंगे। ठीक है, एज पर सेक्शन 100, यही तो है। फ्रेमिंग ऑफ गाइडलाइंस, सेक्शन 101। अब सेक्शन 101 में अगर तुम IAA बने, IAA उसके लिए गाइडलाइंस हैं कुछ, रूल 10UA रूल्स है, गाइडलाइंस में रूल्स है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 98 where the part of an arrangement is declared to be impermissible avoidance arrangement, the consequence in relation to tax shall be determined with reference to such part only। सही बात है। रूल 10A कहता है सेक्शन 98 के हिसाब से, जो कि impermissible avoidance arrangement की बात कर रहे थे, where a part of an arrangement is declared to be impermissible,
द कॉन्सिक्वेंस, उसका कॉन्सिक्वेंस है, सॉरी 98, द कॉन्सिक्वेंस इन रिलेशन टू टैक्स। भाई अगर कोई पूरा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, उसका पार्ट में प्रॉब्लम है, तो जो पार्ट है ना उससे रिलेशन जो टैक्स है वो कॉन्सिक्वेंस फेस करेगा, पूरा ट्रांजैक्शन क्यों फेस करेगा। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में कोई पार्ट इम्परमिसिबल है तो रूल 10 यूए क्या कहता है, वेयर अ पार्ट ऑफ अरेंजमेंट इज डिक्लेयर्ड टू बी इम्परमिसिबल द कॉन्सिक्वेंस इन रिलेशन टू टैक्स शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू सच पार्ट ओनली। सही बात है। रूल 10 यू बी क्या कहता है, यह बात करता है दोस्तों नोटिस की, फॉर्म्स की फॉर द रेफरेंस अंडर सेक्शन 144 बी ए। अब ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है दोस्तों। पीसीसी प्रिंसिपल कमिश्नर में अभी आपके साथ कुछ डिस्कशन करने वाला हूं एक डायग्राम की, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा सीक्वेंस क्या है, कैसे आईएए डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं उसके अंदर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करूंगा। तो उसका मैंने यहां लिख दिया, पीसीसी इज प्रिंसिपल कमिश्नर, एपी इज अप्रूविंग पैनल, एओ इज असेसिंग ऑफिसर, और आईएए वर्ड यूज करूं तो इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। अप्रूविंग पैनल कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर अप्रूविंग पैनल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा अप्रूविंग पैनल बना सकता है। इसमें आते कौन है, ईच अप्रूविंग पैनल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। कितने मेंबर आते हैं इसमें, 3, जिसमें एक चेयरमैन होता है। क्वालिफिकेशन, चेयरमैन शैल बी अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो चेयरमैन कौन होगा, जो या तो जज होगा या हो चुका होगा, कभी जज रहा होगा। नंबर 2, एक मेंबर कौन सा, आईआरएस का मेंबर होगा, वो कि जिसका कमिश्नर के रैंक से बिलो रैंक नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, वन मेंबर शैल बी एन एकेडमिक या स्कॉलर हैविंग अ स्पेशल नॉलेज ऑफ मैटर सच एज डायरेक्ट टैक्स। कोई भी एक स्कॉलर को लिया जाएगा, एक स्पेशल नॉलेज वाले पर्सन को, एकेडमिक वाले पर्सन को लिया जाएगा जिसकी नॉलेज है। तो 3 लोग होंगे ना मेंबर्स में, एक चेयरमैन, एक आईआरएस का ऑफिसर जो कि कमिश्नर से लेस रैंक में नहीं होना चाहिए, और तीसरा एक एकेडमिक पर्सन या स्कॉलर जिसको अच्छी नॉलेज हो। उनको अप्रूविंग पैनल बोलते हैं दोस्तों। और ये अप्रूविंग पैनल 1 साल के लिए तो बनाया ही जाता है, और इसको कितने टाइम के लिए बनाया जा सकता है, 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए भी बनाया जा सकता है। इसी पैनल को हम 3 सालों के लिए अप्रूविंग पैनल बना सकते हैं। नाउ हमें समझना यह है कि ये इनका काम क्या है, अप्रूविंग पैनल क्या करती है। देखो, अप्रूविंग पैनल के बिना आप आईएए डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। तो आईएए डिक्लेयर करने के लिए अप्रूविंग पैनल का पावर चाहिए, अप्रूविंग पैनल ही बोलेगा। सो एओ टू मेक रेफरेंस टू बी, सबसे पहले क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर के सामने एक केस सामने आएगा, और वो असेसमेंट करते वक्त, कंप्यूटेशन करते वक्त उसको लगेगा अरे ये तो आईएए है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जितना भी एविडेंस उसके पास पड़ा है, उसके बेसिस पर एओ किससे कंप्लेंट करेगा, कमिश्नर से। एट द स्टेज ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, कमिश्नर पीसी या सी को, कमिश्नर को क्या बोलेगा कि भाई साहब ये एक केस है सर, ये बंदे का नाम है, ये केस है, और इसको मैंने असेसमेंट किया और मुझे पता चला कि ये बंदा कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा है जो आईएए है, तो रेफरेंस दिया उसको। अब कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर नोटिस जारी करेगा। क्या जारी करेगा, नोटिस टू इश्यू नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उस बंदे को नोटिस भेजेगा, कितने पीरियड में, 60 दिनों के अंदर। अब या तो असेसी 60 दिनों के अंदर रिप्लाई कर देगा, या फिर असेसी रिप्लाई नहीं करेगा। अगर तो रिप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर तो रिप्लाई कर दिया तो यहां पे आ गया अप्लाई करने पर, और फिर चेक करेंगे कि रिप्लाई सेटिस्फाइड है या नहीं। और अगर रिप्लाई सेटिस्फाइड है तो देखो क्या है, तीसरा पॉइंट ये वाला, कमिश्नर टू कम्युनिकेट द सेम द एओ बाय ऑर्डर इन राइटिंग। क्या मतलब, आपके ऊपर पहले नोटिस भेजा, नोटिस में आपने रिप्लाई देना था। अगर तुम्हारा रिप्लाई उस कमिश्नर को ठीक लगा तो वो क्या कर देगा, छोड़ो यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आईएए नहीं है, ओके। दूसरा, सर अगर रिप्लाई सही नहीं लगा तो, सेटिस्फाइड नहीं है तो कमिश्नर किसको रेफरेंस देगा, अप्रूविंग पैनल को। ये इस बारे में किसको बताएगा, अप्रूविंग पैनल को। अप्रूविंग पैनल नोटिस देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगेन अब यहां पे अप्रूविंग पैनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और अप्रूविंग पैनल तीनों में से कोई काम कर सकता है। पहला, डायरेक्ट कमिश्नर टू मेक इंक्वायरी, इंक्वायरी करके आओ। नंबर 2,
कॉल्स फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स एग्जामिन करने के लिए उस असेसी को बुला सकता है। और नंबर तीन रिक्वायर असेसी टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस मांग सकते हैं, तो ये पावर होगी और ये अप्रूविंग पैनल मांगेगा। तो अगर अप्रूविंग पैनल को लगा कि नहीं सर अभी भी उनको शक लग रहा है, तो अप्रूविंग पैनल विल इशू डायरेक्शन फॉर डिक्लेरेशन एज IAA। और उसके बाद देखो एरो मार्क ऊपर जा रहा है, AO टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि कैसे कैसे इसको IAA माना जाएगा और उसके बाद टैक्स कैसे लगेगा। और फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर के बाद रिक्वायर्ड फॉर अ पासिंग असेसमेंट ऑर्डर, और फिर AO क्या करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा अप्रूवल लेने के बाद, कमिश्नर से अप्रूवल लेने के बाद। क्या यह बात क्लियर है? सर अगर उसने रिप्लाई नहीं किया, तो अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो कमिश्नर इशू करेगा डिक्लेरेशन डिक्लेयरिंग अरेंजमेंट एज IAA, और फिर अप्रूविंग पैनल के पास जाएगा वो इंफॉर्मेशन। अप्रूविंग पैनल फिर नोटिस भेजेगा, डायरेक्शन इशू करेगा फॉर डिक्लेरेशन एज IAA, और AO टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग, मतलब नोटिस नहीं भेजेगा, सॉरी इसमें तो कोई नोटिस का चक्कर ही नहीं है। देखो आपको नोटिस भेजा, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो नोटिस अब भेजेगा ही नहीं। पहले कमिश्नर डायरेक्शन देगा, IAA हो गया, और फिर उसके बाद अप्रूविंग पैनल अपना डायरेक्शन देगा कि यस वी हैव डिक्लेयर्ड इट एज IAA, अपील भी नहीं होती इसमें, और AO कंप्लीट करेगा प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ गिवन बाय अप्रूविंग पैनल। और फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर के बाद असेसमेंट ऑर्डर हम लोग इशू कर देंगे कि आपका टैक्स कितना बनता है। यही है दोस्तों गार के ऊपर जो टॉपिक पूछा जा सकता है, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट्स इट दोस्तों। तो 40 नंबर की कवरेज हमने कर ली है, इंटरनेशनल टैक्स हमने फिनिश कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इन वीडियोस को। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा। और दोस्तों मुझे लगता है इसमें से ही सब कुछ पेपर बनना है। आपके साथ मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। 40 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप इतने को ही बार बार भी देखोगे ना, तो आपकी बात बन जाएगी। मतलब आपको ये ऑब्वियसली एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, 4 बार देखना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। जो पहली बार कर रहा है और जो पहले कर चुका है उन बच्चों के लिए तो ये है, जो पहले एक बार कर चुके हैं उन बच्चों के लिए तो ये रिवीजन के काम आएगी। ठीक है जी, दैट्स इट। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में हम और आगे की क्लासेस के लिए। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।